प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कोई कुछ बोल देता है तो ब्लास्फेमस हो जाता है, उसको मार पाकिस्तान वगैरह में तो मार ही दिए थे। प्रॉफेट मोहम्मद, कुरान में लिखा है, कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद बोलते हैं कि अगर कोई गलत बोल रहा है इस धर्म के बारे में, तुम क्या करो, तुम मत सुनो, वहां से उठ के चले जाओ। ऐसा क्या प्रॉफेट मोहम्मद ने बताया उन लोगों को कि वो चले गए उनके साथ? ठीक है, मैं अपना धर्म छोड़ के आपके साथ, आपका धर्म अच्छा लग रहा है, तो कौन सी चीजें अच्छी लग रही है इसलिए चले गए? बहुत लोग को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये सब कोर फीचर प्रॉफेट मोहम्मद दिए, नहीं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो थे जो एग्जिस्टिंग उस रीजन में थे। फॉर एग्जांपल अगर हम मोनोथीज्म की बात करें तो शुरुआत में तो देखिए उम्मा एक पॉलिटिकल एंटिटी बना, कि जो नहीं नाटो आप जो बता रहे थे कि ये जो उम्मा के लोग, हाँ एक कोलिशन टाइप का, लेकिन फिर बोले कि नहीं ज्यूज कभी थे ही नहीं उम्मा में। लेकिन मैं उस वर्ग से हूँ जिनके पूर्वज बांग्लादेश से मुसलमानों से लात खा के यहाँ पे आए हैं, तो इनके साथ ये क्या प्रॉब्लम है सर? अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बताएं। दर्शकों को नमस्ते, हमारे साथ विजय सर फिर से जुड़े हैं। सर बताएं पहले कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप बताइए। इधर थोड़ा व्यस्तता था लेकिन सब सही है फिलहाल तो। अपना भी ठीक ठाक चल रहा है सर। और पिछली बार जो वीडियो किया था बहुत अच्छा लगा था और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था दर्शकों से। चलिए धन्यवाद आपके दर्शकों को भी, मेरे दर्शकों को भी। लोग जानना चाहते हैं ये सब चीजें कि क्या कैसे कैसे चीजें अनफोल्ड हुई, तो अच्छी चीज है। हम लोग भी इस चीज में लोग इंटरेस्टेड हैं अभी। जी सर, आज जो हमने टॉपिक सोचा था कि जो इस्लाम का उत्थान है, कि मिडिल ईस्ट में इस्लाम किस परिस्थिति में कैसे क्यों आया, तो इस पे चर्चा करेंगे। तो आप बताएं कि किस सिरे से शुरू करना ठीक होगा? देखिए सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो डिस्कशन होगा ये टोटली हिस्टोरिकल और सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से होगा। इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। तो मतलब ये कोई थियोलॉजी और इससे रिलेटेड नहीं है। हमारा डिस्कशन बेसिकली पूरा इस्लाम के हिस्टोरिकल राइज पे होगा, ना कि उसका रिलीजन कैसा है कैसा नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख करके ही जो है वीडियो आगे देखिएगा आप लोग। तो देखिए इस्लाम का राइज मतलब एक 2-3 विरोधाभास है इसमें ना, कि इस्लाम का राइज बहुत जल्दी हुआ, बहुत ज़्यादा फैल गया। बाकी रिलीजन से आप कंपेयर करेंगे तो इस्लाम बहुत जल्दी फैला और बहुत ही सॉलिडिफाई हो गया, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो गया। तो इसलिए इस्लाम के राइज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो अरब अरब रीजन है वो अरब रीजन था कैसा। उसकी हिस्ट्री अगर हम जान गए तो बहुत कुछ हम जान सकते हैं कि इस्लाम का राइज हुआ क्यों, किन परिस्थिति में हुआ, और क्या चीज़ हेल्प कर रही थी इस्लाम के इस एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जैसे कि जो यूरोप में था, जो यूरोपियन पार्ट था, जो आप जानेंगे कि रोमन एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ, एक फिर बाइजेंटीन एम्पायर एक आया था, बाइजेंटीन एम्पायर। तो वो बाइजेंटीन एम्पायर आज की जो टर्की रीजन है, टर्की रीजन तक भी स्प्रेड था, जो सीरिया रीजन तक स्प्रेड था वो बाइजेंटीन। और इधर आपका ईरान इराक रीजन में क्या था, एक ससानिद एम्पायर था। अब ससानिद एम्पायर जो था वो था जोरोआस्ट्रियन, और जो बाइजेंटीन एम्पायर था वो क्रिश्चियन एम्पायर था। इन दोनों का वो रिलीजन था। अब जो बीच का एरिया बचता है, आप दर्शकों को मैप दिखा दीजिएगा, बीच का जो एरिया बचता है वो था आपका अरब रीजन। अब ये अरब रीजन में किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं था। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं था। तो इस वजह से ये अरब रीजन बहुत ही छोटे 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 जो है ट्राइब्स में बटे हुए थे। वो ट्राइब्स फिर क्लैन में बटे हुए थे, और इनमें से जैसे घसानी एक ट्राइब था, ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो अलाइंड थे। कुछ लोग अलाइंड थे बाइजेंटीन एम्पायर के साथ, तो कुछ लोग अलाइंड थे आपके जो है ससानिद एम्पायर के साथ। अब ये जो ट्राइबल कल्चर चल रहा था अरब रीजन में, इसमें वॉरफेयर था, इसमें ब्रदरहुड था, इसमें बहुत सारे ऐसे जो जो एक ट्राइब का जो तरीका था, जो रहन सहन, वो हम देखेंगे कि इस्लाम में वो हम लोग को पूरा रिफ्लेक्शन मिलता है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो ट्राइब में लड़ाई हो जाए तो उस समय ना कोई स्टेट तो था नहीं, कोई प्रिजन नहीं था, कोई पुलिस फोर्स नहीं था, कोई स्टेट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। अब ऐसे ऐसे केस में अगर दो गुट में लड़ाई हो जाएगा तो कुछ तो एक सिस्टम चाहिए ना उसको मैनेज करने का। कि इन लोग का एक सिस्टम था कि अगर मान लीजिए हमारे क्लैन का जो है आपके क्लैन को किसी को मार दिया, तो आपका क्लैन मेरे क्लैन को मारेगा, फिर हमारा क्लैन आपके क्लैन को मारेगा, फिर ये मतलब टू एंड फ्रो चलता रहेगा। एक एनेक्डोट ही है, कहा जाता है कि एक ऊंट पे एक लड़ाई चालू हुई, 40 साल तक चलती रही।
तो इस तरीके की चीजें जो है इसमें मतलब वॉरफेयर था, अच्छा खासा वॉरफेयर था। तो इस परिवेश में इस्लाम का जन्म होता है। तो 2-3 चीज़ जैसे इस्लाम में जो है कि मिसकंसेप्शन पहले दूर कर दिया जाए हम लोग। जैसे अगर बोला जाए कि इस्लाम शब्द या अल्लाह शब्द, ठीक है? यहाँ पे अल्लाह शब्द ऐसा नहीं कि इस्लाम के आने के बाद आया। अल्लाह एक अरेबिक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग है गॉड। अगर आप देखेंगे कि बाइबल जो ट्रांसलेट होता है अरेबिक में, उसमें भी गॉड को, जीसस को अल्लाह बोला गया है। या अगर हम अरबिक में बोलेंगे अपने भगवान को तो वहां अल्लाह ही बोलेंगे। तो अल्लाह का यहाँ मीनिंग क्या है? गॉड, सिंपल। इसका कोई फिलोजिकल बहुत वेटेज नहीं है इसमें कि आप कहेंगे कि अल्लाह का सिर्फ इस्लाम का गॉड है, नहीं। सिंपल वो एक अरबिक वर्ड है, पहला चीज। दूसरा, ये जो शब्द है अरबिक जो शब्द है वो क्या होता है ना, एक रूट वर्ड से बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि राइट, राइटर, राइटिंग, री राइट, तो एक राइट शब्द को लेकर के ढेर सारा वर्ड हम लोग बना देते हैं। ऐसे ही अरबिक में क्या होता है कि कुछ कॉन्सोनेंट्स को लेकर के हम लोग उसमें वर्ड बनाते हैं ढेर सारा। जैसे एस एल एम जो 3 कॉन्सोनेंट है, इनके इसका मतलब होता है पीस, सरेंडर, सेफ्टी, सिक्योरिटी। इसका मतलब इसी को हम लोग अगल बगल जोड़ जाड़ के अलग अलग वर्ड बनाते हैं। जैसे मुस्लिम, इसमें देखिए SLM आ रहा है। इस्लाम, असलम, अस्सलाम, तो ये सब सब उसी से रिलेटेड है। तो इस्लाम, कई लोग ये बोलते हैं कि इस्लाम का मतलब ही पीस है। तो इस्लाम का मतलब पीस नहीं, इस्लाम शब्द असलम शब्द से आया है, और असलम शब्द का मतलब होता है सरेंडर करना, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना। तो किसके आगे? भगवान के आगे, अल्लाह के आगे, गॉड के आगे सरेंडर कर देना। तो जो लोग सरेंडर कर देते हैं उसे मुस्लिम कहते हैं, ठीक। तो ये शब्द ऐसा नहीं कि इमर्ज हुआ इस्लाम के राइज, ये सब रूट पहले से था। अब एक चीज मिसकंसेप्शन दूसरा क्या है, इस्लाम में आप देखिए कि जब भी इस्लाम कोई बोलता है तो उसमें मोनोथीज्म एक एक एसेंशियल एलिमेंट है उसका, कि एक ही अल्लाह है, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, उसी पे भरोसा करना है, ठीक, और कोई नहीं है। आइडल वर्शिप बिल्कुल नहीं है। तो ये जो इस्लाम के जो कोर फीचर्स हैं कुछ, अगर हम उस कोर फीचर वैक्यूम से नहीं आया है। बहुत लोग को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये सब कोर फीचर प्रोफेट मोहम्मद दिए, नहीं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो थे जो एग्जिस्टिंग उस रीजन में थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनोथीज्म की बात करें तो देखिए क्रिश्चियनिटी भी मोनोथीज्म में भरोसा करता है। इधर जोरास्ट्रियन में भी मोनोथीज्म था। बहुत सारे अरब ट्राइब्स भी जो थे वो भी कुछ कुछ मोनोथीस्ट थे, ठीक है। तो यानी मोनोथीज्म का कल्चर अरब रीजन में पहले से चल रहा था। तो लोगों को इसको एक्सेप्ट करने में कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं था, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना जो आप कभी देखे नहीं हो। लेकिन अगर अगल बगल आप देख रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पहला चीज। इसके बाद आप देखिए कि जो प्रोफेट मोहम्मद जो कुरान की का उनको रेवलेशंस हुए, कहते हैं कि ये जो जिब्रिल जो थे, मतलब कि गैब्रियल कहते हैं उसको, तो एक एंजल थे गैब्रियल आकर के 610 से लेकर के लगभग 23 साल तक, उनको 632 तक उनको ये रेवलेशंस होते रहे, और 22-23 साल में धीरे धीरे करके कुरान जो है उसको कंपोज किया गया। लेकिन इस कुरान का जो मीनिंग है उसमें देखिए आप, ज्यूस, क्रिश्चियन और इस्लाम, तो ज्यूस ये तीनों भरोसा करते हैं उस एक अल्लाह पे, एक गॉड पे, एक भगवान पे, जो एकदम प्राइमरी है। बस इनकी प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों में प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट कौन है, असली प्रॉफिट कौन होगा। जैसे इस्लाम में कहा गया कि प्रॉफिट मोहम्मद ही सबसे अथॉरिटेटिव प्रॉफिट है, वही सबसे ओरिजिनल वर्जन जो है उस गॉड का, उस अल्लाह का, उस भगवान का बताते हैं। क्रिश्चियनिटी में है कि जीसस प्रॉफिट थे, लेकिन साथ में जीसस को भगवान भी मान लिया गया। ये चीज इस्लाम में या मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं आती कि जीसस भगवान कैसे हो सकते हैं, वो प्रॉफिट ही थे। तो ये एक फसल है। उसके लिए फिर ज्यूस में भी वही सिस्टम है कि ज्यूस में माना, जैसे अब्राहम की कहानी मानी गई। कहने का मतलब ये जो सिस्टम है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, कि एक मोनोथीज्म का या भगवान पे भरोसा, कुछ नया इसमें नहीं है। बस वो रीपैकेज मटेरियल था, रीपैकेज करके उसको प्रेजेंट किया गया उधर के सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी को ध्यान में रखते हुए, इसलिए इतना ज्यादा ये फैलने लगा, या इतना ज्यादा ये वो हो गया। तो अगर इसको हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली स्ट्रक्चर्ड वे में देखें, तो जैसा हमने बोला कि बाइजेंटीन एम्पायर और ससानीद एम्पायर थे। बीच में अरबिया रीजन खाली था, बहुत सारे ट्राइब्स थे, ट्राइब्स आपस में लड़ते थे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। इंटर ट्राइबल जैसे रूल एक था कि एक चीफ होगा, अगर 2 चीफ आपस में लड़ाई करते रहेंगे, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करते थे, रेड करते थे जाके एक दूसरे पे, तो उनका ये प्रॉपर कल्चर था। फिर कई लोग
देखिए इस्लाम को कई लोग जो है गलत पेंट भी करते हैं कि ये बोल करके कि देखिए इसमें वायलेंस है। बेसिकली 7th सेंचुरी अरब रीजन में वायलेंस था ही। बाइजेंटीन एम्पायर में भी अगर आप कोई मान लीजिए कोई चोरी कर दी, मर्डर कर दी, तो वहां भी आपका हाथ काट दिया जाएगा, सूली पे लटका दिया जाएगा। ये सब चीज कल्चर था उस समय। तो इस परिवेश में प्रोफेट मोहम्मद उस समय आते हैं और वो उनका रोल क्या होता है कि जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उसको एक हिसाब से इकट्ठा एक साथ करना। ये एक जो है अलग काम बहुत वो किए, और इसके बाद धीरे धीरे ये आइडियोलॉजी बढ़ती गई। ओके, मतलब जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, हम्म जो मुस्लिम हैं और जो क्रिश्चियन हैं, वो एक ही हम्म भगवान को पूछते हैं। और लेकिन वो भगवान कहना क्या चाहते हैं या फिर भगवान क्या चाहते हैं उनके मतलब लोगों से, तो ये हम्म अलग अलग प्रोफेट्स अलग अलग तरीके से बताते हैं। और इसी में विवाद है कि हम्म कौन सही वर्षन बताता है। क्या ठीक समझा मैं सर? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो पहले तो आपने बताया कि अरेबियन जो रीजन था वहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्या परिस्थिति थी। तो हम्म आप थोड़ा अगर बताएं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद जब पैदा हुए या फिर उनके जन्म के थोड़ा आगे पीछे कैसी हम्म। परिस्थिति थी अरब में कि पॉलिथिस्टिक लोग थे या फिर क्या था? अगर कंटेक्स्ट में आके फिर उनका उनके मत को वो इस्लाम लाए उसके बाद क्या हुआ तो शायद हम्म। अच्छी तरह समझे। देखिए प्रोफेट मोहम्मद का जन्म 570 सी माना जाता है। 570 इस उस समय एक काबा हुआ करता था मक्का में। एक काबा मतलब एक हिसाब से एक प्लेस, एक स्क्वायर प्लेस, आज भी जैसे काबा है उसी टाइप का कुछ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था, जिसमें माना ही जाता है कि लगभग 360 मूर्तियां रखी हुई थी। 360 मतलब हर एक दिन के लिए एक मूर्ति, ये कहा जाता है उसमें। जो रिलीजियस, अभी हम पहले रिलीजियस एस्पेक्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 360 मूर्तियां रखी थी, लोग आइडल वर्शिप करते थे, लोग जाते थे और उस मेक्का रीजन में जाते थे, वहां पे अपना अपने जो भी इष्ट देवता हैं भगवान, उनके भाई पूजा वूजा करके अपना वापस आ जाते थे, ठीक है। वैसे तो पूरे अरब रीजन में कन्फ्लिक्ट था, लेकिन मेक्का में उस काबा के रीजन में एक पैक्ट बन गया था आपस में ट्राइब्स का कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे आएंगे अपना जो है पिलग्रिमेज करके, पूजा और ये सब करके, डिवोशन करके हम लोग निकल जाएंगे। तो ये था एक रिलीजियस वो। फिर हम थोड़ा पॉलिटिकल बात करें, जैसे हम लोग बोले कि पॉलिटिकल बाइजेंटीन एम्पायर और ससानिद एम्पायर है। तो पॉलिटिकली उस समय जब प्रोफेट मोहम्मद छोटे होंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय ट्राइब्स तो आपस में लड़ रही थी, लेकिन कुछ कुछ ट्राइब्स ना वो अलाइंड थी। जैसे कुछ ट्राइब्स अलाइंड थी बाइजेंटीन एम्पायर के साथ, कुछ ट्राइब्स अलाइंड थी ससानिद एम्पायर। अब क्योंकि ससानिद एम्पायर को डायरेक्टली पैसा खर्च करना और डायरेक्टली रूल करना वहां पे जाकर के, ये वायबल ऑप्शन नहीं था कि अरब रीजन में रूल करें, क्योंकि रिसोर्स रिच तो था नहीं बहुत ज्यादा। पेट्रोलियम तो उस समय हुआ नहीं था कि चलो पेट्रोल निकाल लेंगे या डीजल निकाल लेंगे, वो तो था नहीं। तो इसलिए वो, और एग्रीकल्चर भी बहुत यमन और छोटे मोटे ओएसिस में होता था, तो इसलिए उसको डायरेक्टली रूल करना कोई मतलब अच्छी बात नहीं थी या कोई इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं था। तो बाइजेंटीन एम्पायर और ससानिद एम्पायर दोनों लोग अपने अपने सैटेलाइट एक हिसाब से एरियाज को किए थे। और ये लोग, आप रेड कोई भी मान लीजिए, अगर आप ससानिद एम्पायर में रेड करने गए तो वहां पे पहला लाइन ऑफ डिफेंस आपको अरब मिलेंगे, अरब ट्राइब्स। ऐसे ही अगर आप बाइजेंटीन एम्पायर में करने गए तो वहां भी आपको पहला लाइन ऑफ डिफेंस अरब मिलेंगे। अरब उसमें कुछ अरब क्रिश्चियंस थे, जैसे जो ससानिद एम्पायर, जो बाइजेंटीन एम्पायर के साथ ससानिद थे, वो अरब क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, ठीक है। और कई लोग जो है वो आइडल वर्शिप करते थे। अब इस कंटेक्स्ट में उस लगभग 570-80 के अराउंड जो एक प्लेग फैलता उसी रीजन में, बाइजेंटीन एम्पायर में प्लेग फैलता। तो वो एक एक बैकग्राउंड में चलता रहेगा, वो भी एक मेजर फैक्टर रहा कि कैसे दोनों पावर्स डिक्लाइन किए, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये बाइजेंटीन एम्पायर और ससानिद एम्पायर को लगा कि ये जो हम अरब लोगों को पैसा देकर के अपना प्रोटेक्शन ले रहे हैं, ये दोनों लोग अपना अपना पैसा देना बंद कर दिए, और ये लोग अरब का जो सपोर्ट था वो सिस्टम बंद कर दिए। अब ये लोग डायरेक्टली सोचे हम रूल कर लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल था नहीं, क्योंकि अरब जो डेजर्ट में वॉरफेयर होता है कैसे, मतलब वो आदत तो थी नहीं उन लोगों की। तो इस चक्कर में ससानिद और बाइजेंटीन का जब क्लैश होने लगा, तो अब उनके पास कोई अरब ट्राइब बचे नहीं है जो सपोर्ट करें एक दूसरे को। तो इसमें बाइजेंटीन और ससानिद दोनों धीरे धीरे इस वॉर में थक के, हार के, समझ लीजिए कि वीक हो गए थे। अब ये कंटेक्स्ट समझिए कि दो मेजर एम्पायर वीक हो गए। अब बीच में इधर अरब ट्राइब, जब इन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना तो ये लोग भी धीरे धीरे अपने पे फोकस करने लगे। इसी कंटेक्स्ट में क्या होता है, इसी कंटेक्स्ट में प्रोफेट मोहम्मद 610 सी में वो धीरे धीरे अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करते हैं। इसके पहले
उनका प्रोफेट मोहम्मद का नाम था कि बहुत ईमानदार हैं। इवन उनको लोग उनके पास अपना गहना पैसा रखे जाते थे कि ये चोरी नहीं करेंगे। तो उनका नाम था कि हाँ बहुत ईमानदार और बहुत सभ्य इंसान है वो, ये पूरे ट्राइब्स में नाम था। कुरैश ट्राइब के थे ये, बन्नू हाशिम क्लैन था, कुरैश ट्राइब के थे ये। तो इस तरीके से इनका चल रहा था ये सिस्टम, ठीक है। रिसोर्स स्कार्स रीजन था, पिलग्रिमेज से पैसा आता था इनके ट्राइब को, कुरैश ट्राइब को पिलग्रिमेज से पैसा यहाँ आता था एक लोग। सवाल आता है कि जो अरब रीजन है वहां पे लोग गुजारा कैसे चलाते थे? कृषि नहीं है, पशुपालन करते थे ऐसा? हाँ, पशुपालन, कैमल हो गया, गोट हो गया, लूट करते थे, एक दूसरे पे रेड करते थे ट्राइबल। ये कल एकदम सिस्टम था, ऐसा नहीं कि जैसे आज अगर हम जाए दूसरे घर में चोरी कर ले तो लगेगा ये क्या कर दिए, लेकिन उस समय दूसरे यही के घर तरीका में भी तो था। सर कुछ होना चाहिए ना। उन्होंने नहीं, कैसे पाया? जैसे मान लीजिए कि ट्रेड तो था ना, ट्रेड ट्रेड रूट पे मक्का और यथरीब यानी मदीना, ये सब ट्रेड रूट पे आता था। तो ट्रेड से तो पैसा लोग ठीक ठाक कमा रहे थे, उधर अबिसिनियन रीजन से ट्रेड करते थे। अब आप देखिए अरब लोग केरला रीजन से हम बहुत पहले से ट्रेड कर रहे हैं मानसून के रास्ते। तो ट्रेड इनका था, ट्रेड, एनिमल जो रेयरिंग था ये था, एग्रीकल्चर नहीं था। बहुत प्रॉस्पेरस नहीं थे, ऐसा भी नहीं कि बहुत गरीब थे। पिलग्रिमेज से इनका खूब पैसा आता था इनके ट्राइब में। तो ये इनका सिस्टम चल रहा था इस तरीके से। तो अगर आप नहीं नहीं सर, आगे यही कुछ सवाल था, यहाँ से आप है ना, आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो अब होता क्या है कि इस कंटेक्स्ट में देखिए, इस कंटेक्स्ट में 610 सीई में प्रोफेट मोहम्मद को जो वो अक्सर अकेले जा जाके मेडिटेट करते थे, तो उनको एक कुछ रेवलेशंस होने लगे कि भाई एंजल गेब्रियल, या उसको जिब्रील कहते हैं इस्लाम में, वो आए और बताने लगे कि भाई चीजें सुनो, ये है ऐसे है, मतलब गॉड का ये कहना है वो कहना है, तो चीजें। तो कुरान को एक सिटिंग में नहीं लिखा गया, वो लगभग 22-23 साल में जो रेवलेशंस हुए उसको उसका पूरा कंपोजिशन है कुरान। तो धीरे धीरे अब देखिए, अब होता क्या है ना कि जब मक्का में धीरे धीरे ये जो रेवलेशंस होने लगे, अब मक्का में वो जाके प्रोफेट मोहम्मद ये बोलने लगे कि भाई ये आइडल वर्शिप सब बकवास है, ये जो तुम आइडल वर्शिप कर रहे हो ये सब बकवास है, सिर्फ एक भगवान है ना। तौहीद मतलब जैसे मोनोथीज्म है, जैसे हमारे यहाँ नहीं कि एक हम मतलब एक ब्रह्म को एक माना गया है या दो माना गया है, तो ब्रह्म एक है, तो उनके उसी हिसाब से वो चल रहे थे। अब देखिए, अब होता क्या है कि पहले तो लोग मजाक में लिए, भाई दो चार लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कम्युनिटी बढ़ने लगी तो हुआ ये कि वहां का जो पिलग्रिमेज है वो हैम्पर होने लगा। अब पिलग्रिमेज जब हैम्पर होने लगा तो उनका पैसा रुकने लगा, उस कुरैश ट्राइब का पैसा रुकने लगा, भाई अब लोग आने मतलब कम आने लगे वहां पे। तो ये लिटरली प्रोफेट मोहम्मद उनके इकोनॉमिक सर्वाइवल पे एक हिसाब से क्वेश्चन करने लगे। तो इन्हीं के ट्राइब के लोग इनको मरवाने के लिए भी सोच लिए कि ऐसा करेंगे उनको उनको मरवा डालो, क्योंकि अब मतलब ना पानी। कुरैश कुरैश ट्राइब के कुछ मतलब वहां पे पिलग्रिमेज करने आते थे, उनके धर्म से हाँ ही हाँ, आते होंगे, उनके धर्म त्याग करके इस्लाम बहुत में नहीं, चले गए, इसीलिए पूरे, इसीलिए हाँ, नहीं नहीं, पूरे अरब रीजन से अलग अलग ट्राइब के लोग उस मक्का में आते थे उस पिलग्रिमेज करने के लिए। तो उस वहाँ वो समय जब काबा में आते थे, जब वो, हाँ, काबा में आते थे पिलग्रिमेज के लिए, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा जब वो आएंगे, इसलिए एक पॉलिटिकल स्पेस था वहां पे कि आएंगे, भले दो दुश्मन है बाहर, वहां पे आएंगे, शांति से रहेंगे, बातचीत करने का, एक डायलॉग का एक स्पेस मिल जाता था उन लोगों को उस पिलग्रिमेज के सहारे, और प्लस पैसा खर्च करते थे। और जो कुरैश ट्राइब, बेसिकली जो पिलग्रिमेज है वो कुरैश ट्राइब के ही जिम्मा था, वही देखते थे वो लोग, ठीक। इससे जब लोग कन्वर्ट होने लगे, लोग जब प्रोफेट मोहम्मद की बात मानने लगे, तो पिलग्रिमेज का जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगा। जब वो कम होने लगा तो पैसा आना बंद हुआ भाई, इकोनॉमी। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि वो लोग जो है अब प्रोफेट मोहम्मद को एक रियल थ्रेट मानने लगे, नाउ ही इज ए रियल थ्रेट, सो वी हैव टू एलिमिनेट हिम। अब हुआ क्या कि वो लोग जो है प्रॉपर प्लानिंग भी कर लिए कि कैसे हम इनको मारेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें होने लगी। इसीलिए प्रोफेट मोहम्मद उस समय आपने अपना बेस थोड़ा यहाँ वहाँ करना चाहते थे कि सिर्फ मक्का में ना रहे। मक्का में रहते तो क्या पता मक्का में ही प्रोफेट मोहम्मद को कुछ कर दिया जाता, उनको मार दिया जाता, तो वहीं का वहीं इस्लाम खत्म हो गया होता, बहुत स्प्रेड नहीं करता। इसलिए वो आगे जाकर के जो यथरीब एक जगह है, मदीना, वहां पे इवन अबिसीनिया में भी भेजे थे, जो क्रिश्चियन रूल्ड अबिसीनिया, इथोपिया जो रीजन है, वहां पे भी कुछ अपने 10-15-20 फॉलोअर को भेजे, फिर बाद में और लोग वहां पे गए, तो वहां पे भी इनको स्पेस दिया गया। इसलिए वो चाहते थे कि हमारा जो स्प्रेड है वो अलग अलग रीजन में होता रहे, ताकि अगर मक्का में खत्म भी हो जाए तो कहीं और ये नॉलेज इंटैक्ट रहे, कहीं और ये पड़ा रहे। और इस्लाम जो एक टिपिकल रिलीजन जो है, इसमें इसमें ये पॉलिटिकली बहुत इंटरट्वाइंड है। मतलब आप इसको पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी मान सकते हैं कुरान को, और रिलीजियस डॉक्यूमेंट भी मान सकते हैं।
क्योंकि देखिए क्रिश्चियनिटी जब इमर्ज हुआ तो रोमन एम्पायर के पास ऑलरेडी स्टेट था, पुलिस था, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ था। तो जीसस तो आके आके ये नहीं बताना था कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया तो उसका कैसे बांटोगे प्रॉपर्टी, या कोई मर्डर कर दिया तो उसका क्या वो होगा, क्योंकि ये सब चीजें स्टेट के साथ ऑलरेडी स्टैब्लिश थी वहां पे। इनहेरिटेंस लॉ स्टैब्लिश था, वुमेन को कैसे ट्रीट करेंगे स्टैब्लिश था, सारी चीजें स्टैब्लिश थी। तो जीसस को सब बता रहे थे, इसलिए जीसस सिर्फ और सिर्फ एक हिसाब से सोशल रिलीजियस बात थी। लेकिन जब प्रोफेट मोहम्मद आए तो उस समय अरब में कोई स्टेट नहीं था, तो उनको सब बताना था ये चीज, क्योंकि देखिए प्रोफेट मोहम्मद सिर्फ रिलीजियस हेड नहीं थे, वो पॉलिटिकल हेड भी थे, वो मिलिट्री को भी लीड कर रहे थे, उनका मल्टीपल रोल था। तो अगर मान लीजिए कल को कोई, मान लीजिए आज अगर उनसे कोई सवाल पूछा कि भाई ये फलाने के जो है पति मर गए हैं, अब प्रॉपर्टी कैसे बांटा जाए, तो उनका इसको जवाब देना था, क्योंकि कोई स्टैब्लिश रूल तो था नहीं, या ये आदमी मर्डर कर दिया तो उसको क्या सजा मिलेगी। इसलिए क्या हुआ कि इसलिए आप देखेंगे इस्लाम में ना बहुत सारा मतलब एक हिसाब से पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी उसमें पूरा स्टेट बनाने का है सिस्टम दिया गया है। और इसीलिए जब वो यथरीब या मदीना गए तो मदीना में भी एक स्टेट छोटा सा स्टेट बनाते हैं, और इसलिए धीरे धीरे वो फिर स्प्रेड होता है। तो यहाँ तक की कहानी है। अ, इस्लाम के डॉक्ट्रिन्स के बारे में आखिर में पूछूंगा सर। हम्म एक एक चीज यहाँ पे बस पूछना चाहूंगा कि अ, ऐसा क्या मोहम्मद मतलब प्रोफेट मोहम्मद ने बताया उन लोगों को कि वो हम्म चले गए उनके साथ, ठीक है मैं अपना धर्म छोड़ के आपके साथ, आपका धर्म अच्छा लग रहा है, तो कौन सी चीजें अच्छी हम्म, लग रही है इसलिए चले गए कि आपके साथ हम हैं? हाँ देखिए इस्लाम में ना बहुत आसान, जैसे जैसे कोई रिचुअल नहीं है। एक तो देखिए पहले तो सबको मैंने जैसे बताया ना, मोनोथीज्म तो पहले से ही चला आ रहा था। ये जो पहले जो अल्लाह अब गॉड कह लीजिए, जो क्रिश्चियन के गॉड थे, जो ज्यूस के गॉड थे, उन सब के गॉड को ये ट्राइब्स मानते थे कि हाँ वो है, मतलब उनकी ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम अनभिज्ञ थे कि दे वर नॉट नोइंग कि कौन किसको पूजा कर रहा है, वो लोग मानते थे। तो एक नया आइडियोलॉजी नहीं था उनके लिए, ये पहली चीज। तो कुछ ऐसा नया नहीं था इनके लिए और दूसरी चीज वो बोलते थे जो तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो ये रियल नहीं है, एक्चुअली वही गॉड, ये मूर्ति भी अल्टीमेट भगवान नहीं थे। जो 360 आइडल थे, ये 360 आइडल अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं थे, इनके ऊपर वही गॉड थे। जो जीसस के गॉड या जो ज्यूस के गॉड थे, सब मानते थे कि वही एक अल्लाह है, वही गॉड है। उनके ये 360 जो है रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो ये बोले कि 360 जो तुम कर रहे हो, तुमको हम सिंपल तरीका बताते हैं, कुछ सिंपल सेट ऑफ रूल्स है। हाँ, क्योंकि हमको रेवलेशंस हो रहे हैं। और जब ये बातें जा करके अरब क्रिश्चियंस के पास, जैसे मान लीजिए उनकी जो बेगम है वो जब गई है अपने दोस्त के पास, वो क्रिश्चियन थी, तो वो बोली अरे हाँ ऐसा है, तो मोजेस के साथ भी हुआ था। तो लोगों फेमिलियर थे ना इस चीज से, इस डॉक्ट्रिन से फेमिलियर थे। इसमें आने के लिए कुछ आपको बहुत ज्यादा रिचुअल नहीं करना पड़ता था, आप सिंपली बस ये बोल रहे कि हम ये मान रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो लोग इसमें इंडक्ट हो जाते थे। प्लस मोहम्मद एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, वो एक धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम बना रहे थे, उसमें इक्वालिटी दे रहे थे। वो बोल रहे थे सब बराबर हैं, एक मुस्लिम दो मुस्लिम से वो नहीं करेगा, कोई दूसरे को हार्म नहीं करेगा, हर मुसलमान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो जब इस टाइप का जो इगैलिटेरियन डॉक्ट्रिन है वो दे रहे थे तो बहुत ही अट्रैक्टिव था, खास करके लोग जो निचले तबके के लोग थे उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव था। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस थे बैलेंटीन एम्पायर में जो कि जिनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था। है तो वो क्रिश्चियन, लेकिन उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता था, और यहाँ पे इनको इक्वालिटी मिल रही थी तो इजिली वो डिफेक्ट कर गए। और जो कुछ जो ट्राइब्स थे जो पहले बाइजेंटीन एम्पायर या ससानिद एम्पायर के साथ अलाइंड थे, उनको वो लोग ऑलरेडी अनॉय कर चुके थे। पहले तो वो लोग भाई पैसा लेकर के उनके लिए लड़ते थे, अब वो भी बंद कर दिए पैसा देना वो लोग। तो ये लोग ऑलरेडी एक बैठे हुए थे कि हाँ चलो ठीक है, एक नई आइडियोलॉजी मिली है, उनके साथ चले गए। तो इसलिए पूरा वो जो कंटेक्स्ट था ना, वो पूरा कंटेक्स्ट एक हिसाब से अपॉर्चुन कंटेक्स्ट था कि हाँ इस समय एक रिलीजन अगर राइज करता, सब कुछ था राइज करता, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि अचानक से स्वीपिंग वो चीजें हो गई सिर्फ आइडियोलॉजी से। अब हम कंपेयर करें महात्मा बुद्ध से, तो महात्मा बुद्ध जब निकले अपनी ज्ञान को भाई देने, तो क्या वो ऐसा तो नहीं कि पूरा अचानक से मगध बिहार और पूरा यूपी वो हो गया, धीरे धीरे धीरे। लेकिन इसी के साथ आप एक पॉलिटिकल फोर्स भी जोड़ दीजिए, अब समझिए एक पॉलिटिकल फोर्स भी साथ में चलता रहा, और प्लस ये रिलीजियस आइडियोलॉजी भी चलती रही। और ये रिलीजियस आइडियोलॉजी उस समय इतना इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही थी, इतना इजी था इसको एक्सेप्ट करना, बहुत कुछ तुम्हें चेंज नहीं करना है,
चेंज भाई, तुम ऑलरेडी वो उसी अल्लाह में विश्वास कर रहे हो जो तुम पहले करते थे। अब मूर्ति पूजा ना करके तुम खुद कर सकते हो सारी चीजें। कोई मैसेंजर, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, भगवान हो तुम्हारे बीच में। तो बहुत सारा चीज सिंपल कर दिए थे, तो इस चक्कर में जो है लोग इजीली उसको वो करने लगे। फिर बाद में तो पॉलिटिकल फोर्स से इसको भी किया गया। ओके सर, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तो आगे की कहानी बताए कि मतलब क्या इनकी आइडियोलॉजी कुछ और आपको जानना है इसमें? नहीं नहीं, आइडियोलॉजी आखिर में भाग अच्छा, बताए, तो आगे कहानी देखिए पहले। ऐसे। हाँ, आगे कहानी ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर अब धीरे धीरे, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद को मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि भाई अगर ट्राइब में जैसे लोग बोले ब्लड फ्यूड था कि अगर आप मारेंगे तो हम मारेंगे, वैसे करते करते कुछ दिन तक तो बचे रहे। अल्टीमेटली फिर उन्हें एक दूसरा पॉलिटिकल जो है स्पेस चाहिए था, तो वो मक्का के पास ही यथरीब, जो अभी मदीना जानते हैं, वहां पे वो जाते हैं। वहां पे ना बहुत जो ट्राइब्स हैं, दो मेजर अरब ट्राइब्स हैं, औस थे, खजराज थे, ये सब ट्राइब्स जो थे वो आपस में खूब लड़ते रहते थे। उनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट था, और वहां पे कुछ ज्यूज भी रहते थे उस एरिया में, यथरीब में या मदीना में। तो जब प्रोफेट मोहम्मद वहां पे गए, तो वहां पे जाकर के उनका था, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाए वो, जिसके तहत वो सारे जो अलग अलग ट्राइब्स थे उनको वो एक साथ ले आए। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बनाए एक हिसाब से, कि अगर किसी एक पे हमला होगा तो सब रक्षा करेंगे उसकी, तो इस तरीके का एक पैक्ट बनाए। नेटो और की तरह। मोहम्मद, हाँ हाँ बिल्कुल नेटो की तरह हुआ, कि एक हिसाब से सॉलिडेरिटी आ गया। और हुआ भी, मक्का के लोग जो अटैक किए मदीना पे, तो मक्का के लोग हार गए थे। उनके खुद के ट्राइब के लोग, कुरैश ट्राइब के लोग जब अटैक किए तो वो लोग हार गए थे। धीरे धीरे फिर हुआ क्या कि 5-6 साल के भीतर ही ज्यूस जो थे वो, कहा जाता है कि ज्यूस जो है अलाइन होने लगे मक्का की तरफ, या कुछ ज्यूस जो है नहीं मानते थे प्रॉफिट को, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अल्टीमेटली ज्यूस को बाहर कर दिया गया। यहीं से कंसेप्ट आता है उम्मा का। उम्मा मतलब ये कम्युनिटी होती है, इस्लामिक कम्युनिटी। तो उस पर थोड़ा डिबेट भी है कि शुरुआत में ये बोलते हैं कि जो ज्यूस थे और जो अरब ट्राइब्स थे जो मान गए थे, वो दोनों लोग जो है उम्मा के उसमें आते थे, डेफिनेशन में आते थे। मीन्स उम्मा एक पॉलिटिकल टर्म था, ना कि रिलीजियस टर्म था। लेकिन फिर एक एक तबका ये कहता है कि नहीं नहीं, जूस कभी भी नहीं इंक्लूडेड थे इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली जूस को तो भगा दिया गया था वहां से। तो फिर एक उम्मा का कंसेप्ट आया, कि एक कम्युनिटी का कंसेप्ट आया। तो फिर वहां से मदीना से वो मदीना को प्रॉपर वो पॉलिटिकली मिलिट्री तरीके से, सोशियो रिलीजियस जितना भी चीज है उस तरीके से वो रूल करने लगे। एक हिसाब से समझ लीजिए स्टेट बनने लगा। अल्टीमेटली मदीना से फिर अटैक होने लगा, मतलब मक्का पे। मक्का को भी 630 सी में कब्जा कर लिया गया। फिर धीरे धीरे इस्लाम का जो है ये फैलने लगा, क्योंकि आइडियोलॉजी आसान थी। इसको फॉलो करने के लिए कोई इतना बहुत ज्यादा उनको तामझाम नहीं करना होता था। 632 सी में प्रोफेट मोहम्मद की जो है मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। अब ट्विस्ट क्या है कि 632 सी आते आते ऐसा नहीं कि कुरान को उसमें कंपोज कर दिया गया था। कुछ लोग कुरान को जहां, जैसे कुछ लोग पेपर पे लिख दिए, मतलब लीफ पे लिख दिए, कुछ अब पत्थर पे लिख दिए। तो अलग अलग लोग जानते थे, तो धीरे धीरे इसको क्या है लोग कंपाइल किए। 100-150 साल बाद जो अच्छे तरीके से वो एक अथॉरिटेटिव वर्जन कुरान का आ गया। लेकिन इनके बाद क्या हुआ कि प्रोफेट मोहम्मद जब मरे, तो उसके पहले कुछ एक सक्सेसर अपना अपॉइंट करके नहीं गए कि मेरे बाद कौन आएगा। यहीं पे एक कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे एक शिया जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, प्रोफेट मोहम्मद तो ऑलरेडी बोल चुके थे कि अली जो है, अली उनका एक हिसाब से कह लीजिए दामाद है ना। तो दामाद उनके थे, तो वो सक्सेसर बनेंगे। सक्सेसर नहीं बोले थे, वो बोले थे लेकिन जैसा जो मैं कहता हूँ वो अली भी कहेगा, मतलब जितनी मेरी बात मानते हो उतना तुम अली की भी बात मानना। तो वो लोग इसको मान बैठे कि इसलिए अली नेचुरल सक्सेसर है। लेकिन जो सुन्नी इस्लाम में है वो लोग बोले कि नहीं, सक्सेसर अली नहीं है। तो जब प्रोफेट मोहम्मद मरे, तो हुआ क्या कि उनके परिवार के लोग जो है भाई प्रोफेट के साथ थे। इधर ये लोग मदीना में क्या करने लगे, मदीना में जाकर के ये लोग सक्सेसर को अपॉइंट करने लगे। उधर मातम चल रहा है, इधर सक्सेसर अपॉइंट हो रहे हैं। अब मदीना में ध्यान रखिएगा, दो टाइप के लोग थे। एक तो जो ऑलरेडी जो ट्राइब मदीना में पहले से थी जब प्रोफेट मोहम्मद आए नहीं थे, और एक मक्का से आए हुए लोग थे। तो मक्का से आए हुए लोग और मदीना में पहले से रह रहे लोग, इधर तो दोनों तो इस्लाम को कबूल कर लिए थे, लेकिन इनमें डिफरेंसेस थे। अब ये हुआ कि भाई चलो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लोग थे मदीना के, वो लोग बोले कि हम वो करते हैं। तो अबू बकर जो है, अबू बकर को मान लिया गया कि भाई ये बन रहेंगे सक्सेसर, यानी खलीफा यानी डेप्टी। ये प्रॉफिट नहीं है, ये बस उनके डेप्टी हैं, मतलब एक सक्सेसर है। और ये पहले खलीफ बने इस्लाम में। अली उस समय सर थे। यहाँ यहाँ पे हाँ एक चीज आप क्लियर करिए, उम्मा का जो कंसेप्ट आपने बताया,
हाँ, क्या हाँ। ये बताना चाहते थे कि इस्लाम में कुछ सेक्ट्स मानते हैं कि ज्यूज तब उम्मा के हिस्सा थे और कुछ नहीं मानते हाँ, कि ज्यूज हिस्सा थे, मतलब हाँ, मानते क्या ऐसा? हाँ, उम्मा का ये था कि जो स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन है, शुरुआत में तो देखिए उम्मा एक पॉलिटिकल एंटिटी बना, कि जो नहीं नाटो आप जो बता रहे थे कि ये जो कोalition। उम्मा के लोग, हाँ हाँ, कॉलिशन टाइप का। लेकिन फिर बोले कि नहीं नहीं, ज्यूस कभी थे ही नहीं उस उम्मा में, कई लोग अब ये मानने लगे हैं। लेकिन उस समय ज्यादातर लोग का ये मानना है कि उसमें ज्यूस को भी, इस जो मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो भी तो प्रोफेट प्रोफेट जो है वो ये नहीं बोलते थे कि तुम मेरा रिलीजन अडॉप्ट करो तभी तुमको हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो प्रोफेट ये बोले कि हम लोग साथ में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बनाएंगे, और उसको वो लोग उम्मा कहते थे, एक कम्युनिटी। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि नहीं, उम्मा मतलब इस्लाम। अब तो बहुत इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया है कुछ चीजों का, है ना। तो हाँ, अब हाँ। उम्मा का मतलब क्या है? अब उम्मा मतलब ये है कि जो इस्लामिक कम्युनिटी है उसी को लोग उम्मा कहते हैं। इसमें और कोई रिलीजन का नहीं आ सकता। ये है उनका उम्मा का मतलब। जी सर, हम आप आगे हाँ, बढ़े। तो ये हुआ, तो फिर ये सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ। फिलहाल अबू बकर बन गए खलीफ, है ना। उसके बाद और भी खलीफ आए। तो धीरे धीरे होने क्या लगा, लेकिन अली अभी भी जिंदा थे। तो अली, अल्टीमेटली अली चौथे खलीफ बनते हैं। अबू बकर बने, उमर बने, उमैद बने, है ना, फिर अली बने। अब हुआ क्या, देखिए, अली के बनने के बाद, अली जब वो खलीफ बने, तो उसमें जो इस्लाम का पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ वहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी, रेवलियन हो रहा था। तो चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। खास करके पर्शिया का एक जो गवर्नर था मुअय्या, उनसे अली का जो है थोड़ा वो हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अब मुअय्या एक खलीफ के खिलाफ खड़ा हो गया। एक पर्शिया का गवर्नर खलीफ के खिलाफ अगर खड़ा हो गया, तो हुआ क्या कि ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आई। और यहाँ पे अली क्या किए कि उसको लड़ने के बजाय एक पैक्ट, संधि कर लिए। अब कुरान का जो लिटरल इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे थे, वो उसमें कुरान में लिखा है कि जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसको सजा देना है, लड़ाई करना है, उसको मार डालो, है ना। लेकिन वहां पे तो एक पैक्ट हो गया। उसी से कुछ लोग जो है ना, उसी समय अली से नाराज हो गए, अली के सपोर्टर ही अली से नाराज हो गए। अब वो लोग अलग हो गए, वो लोग बोले कि ना अली असली मुसलमान है, ना ये जो है गवर्नर, हम लोग असली मुसलमान है, ठीक। अब वही लोग आकर के आगे जाकर के अली को मार भी देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, असैसिनेशन हो जाता है, ठीक है। अली का असैसिनेशन जब होता है लगभग 660 में, उनका असैसिनेशन हो जाता है 660 61 के अराउंड। उसके बाद जो है उमायद खलीफ, जो उमायद डायनेस्टी आती है, उमायद डायनेस्टी ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है इस्लाम को। उमायद डायनेस्टी में धीरे धीरे एक्सपेंशन बढ़ता है। फिर उमायद के बाद अब्बासिद खलीफ आते हैं, अब्बासिद डायनेस्टी आती है। अब्बासिद में भी लगभग 1250-53 तक अब्बासिद खलीफ ये लोग जो है चलते रहते हैं। इस बीच क्या होता है, इस बीच इस्लाम का भयंकर एक्सपेंशन होता है। अब दो तीन मिसकंसेप्शन, अब आगे तो पूछेंगे ही कि इसकी तलवार के बल पे इस्लाम को बढ़ाया गया कि कैसे बढ़ाया गया। तो देखिए, ये यहाँ पे एकदम न्यूट्रल हम लोग रहते हैं। अभी तो देखिए मिर्च मसाला वाली बात तो अलग है, लेकिन न्यूट्रलिटी ये है कि अगर इस्लाम सबसे पहले गया स्पेन में इवन जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, उनके जो जिब्राल्टर स्टेट है, ये एक इस्लाम के जनरल के नाम पे रखा गया है। तो अगर इस्लाम फोर्सफुली बढ़ाया गया, वो किया गया होता, तो आज स्पेन भी इस्लामिक हो गया होता। लेकिन है नहीं, जबकि इस्लाम में, स्पेन में रूल हुआ, इस्लामिक रूल आए, गवर्नर्स रूल किए उसको, ठीक है, लेकिन बना नहीं। तो इसलिए जैसे जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेके, अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, इंडोनेशिया में है इस्लाम मुस्लिम का। इंडोनेशिया में तो कोई इस्लामिक जनरल नहीं गया तलवार लेकर के, तो कैसे वहां रूल आ गया। इसलिए ना, अब इसलिए रिचर्ड ईटन एक स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेंटर ऑफ जो इस्लाम है। जैसे कहने का मतलब, दिल्ली में सेंटर था इंडिया में, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम बंगाल में आ गए। तो जितना दूर उतना, तो ये सूफी सबसे ज्यादा जो इस्लाम फैलाए है ना, वो सूफी, वो फैलाए जो सूफी सेंट्स थे, जो एक हिसाब से जैसे हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट चला, तो उनके यहाँ सूफी मूवमेंट चला। वो लोग बहुत ज्यादा स्प्रेड किए हैं, क्योंकि वो तलवार के दम पे नहीं किए थे। देखिए, इसमें एक चीज और, जैसे बंगाल रीजन में ना, एक चीज हम पढ़ रहे थे पहले कि हम लोग अभी एक सिंपलिस्टिक नोशन रख लेते हैं कि उसमें सब हिंदू थे, मतलब एक हिंदू को मानते थे। लेकिन आप समझिए, एक एक वहां पे स्प्रेड हुआ था, लेकिन कई लोग जो ट्राइब में रह रहे थे, जो अनटच्ड थे अभी अब किसी भी रिलीजन से, लेकिन उनको भी हम एक पोर्ट्रे कर देते हैं कि हिंदू है। जैसे मान लीजिए आज बिरसा मुंडा है, तो बिरसा मुंडा जो थे, मुंडा ट्राइब, तो मुंडा ट्राइब जरूरी नहीं है कि वो हिंदू के सारे परंपरा को फॉलो करते हो, वो भी वही व्रत रखते हो नवरात्र का जो हम लोग रखते हैं, लेकिन हम लोग उसको टैग कर देते हैं हिंदू।
उस समय पेरिफेरी में कहा जाए ना, तो पेरिफेरी के हिंदू के पेरिफेरी में ये लोग थे, जो कि थोड़े-थोड़े अलाइन थे, लेकिन बहुत कुछ वो थे। उस कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम गया वहाँ पे, और वहाँ पे फिर कन्वर्जन हुआ, और ये सूफी सेंट इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थे, क्योंकि और बहुत सारे स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि उस समय जब इस्लाम स्प्रेड हो रहा था, तो तलवार की जोर पे बहुत कम हो रहा था, क्योंकि आप इसमें कई एविडेंसेस ऐसे भी मिलते हैं, क्योंकि जो जिम्मी लोग ना, धिम्मी या जिम्मी कहते हैं, कि जैसे इस्लाम में ये है कि जो आपके रिलीजन के नहीं है, तो उनको आप प्रोटेक्शन देंगे, उसके बदले आपको जिजिया देंगे, वो टैक्स देंगे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि इस्लाम में कन्वर्जन को रोक दिया गया, क्योंकि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप जिजिया देना बंद कर देंगे, तो टैक्स सोर्स कम हो जाएगा, है ना। तो वो लोग बोलने लगे कि अब तुम मत कन्वर्ट हो। तो इसलिए इसका लॉजिक उतना बनता नहीं, लेकिन हाँ, वो जो ये जो वायलेंस और ये सब जो चीजें रिलेट की गई हैं, इसका भी एक रीजन है, इसका भी कहीं ना कहीं रूट है। ऐसा नहीं कि रूट है नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग को ये नहीं होना चाहिए कि कुछ कुछ ऐसे कुरानिक वर्सेस हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को ये समझना होगा कि कुरान, फिर आप जैसे हदीस, है ना, फिर फाइनली आपका जैसे मान ली फिक है, फिक मतलब या शरिया या फिक कहिए, तो जो कुरान के वर्सेस हैं और जो हदीस, जैसे कुरान तो जो कंपाइल कर लिया गया, ठीक, हदीस में ये था कि जो प्रोफेट मोहम्मद हर चीज तो लिखे नहीं थे, तो कुछ चीजें जो प्रोफेट मोहम्मद करते थे और उनके समय के लोग जो उनको याद रखे थे कि कैसे वो पूजा करते थे, कैसे वो खाना खाते थे, कैसे वो बिहेव करते थे, तो उसको कंपाइल करके हदीस लिखा गया। और कुरान और हदीस का जो इंटरप्रिटेशन है, कई दोनों डिबेट हुआ, उसको फिक कहते हैं, कि जो हम लोग समझते हैं कि ये फिक है या शरिया। ठीक, थोड़ा समझिए इस चीज को, कि कुरान फ्रीज हो गया बहुत जल्दी। अगर आप किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो इतनी जल्दी कोई रिलीजियस टेक्स्ट बुक जल्दी फ्रीज नहीं होता है। वो मोहम्मद के मरने के 150-200 साल में ही फ्रीज, एकदम अथॉरिटेटिव वर्जन तभी बन गया था, 150 साल में ही। कुरान हाँ कुरान क्या आपने कहा था कि कुरान मोहम्मद साहब ने जहाँ जहाँ वो लिख सकते थे लिखा, बाकी लोगों ने मिलके उसको कंपाइल किया। हाँ हाँ हाँ, जैसे हमारे यहाँ नहीं ओरल ट्रेडिशन था वेद का, कि वेद ओरली बहुत दिन तक पास ऑन हुआ, फिर उसको फाइनली की लिखा गया। उस समय भी ओरल ट्रेडिशन था, लोग याद करते थे, और इस फिर धीरे धीरे उसको एक अथॉरिटेटिव वर्जन बनाया गया। और इवन जब अथॉरिटेटिव वर्जन बना, ये उमैयद खलीफ के अराउंड के दौर में ही बना, तो जो और वर्जन थे उसको जलाया गया, कि उसको तुम जला दो, अब ये अथॉरिटेटिव वर्जन है, इसको तुम फॉलो करोगे। वो आज तक वही फॉलो हो रहा है ना। तो ये बहुत जल्दी फ्रीज हो गया। इसके बाद 10th सेंचुरी आते आते ना, बहुत सारे हदीस, बहुत सारे जो इंटरप्रिटेशंस थे, जैसे हमारे यहाँ जो धर्म सूत्र है ना, जैसे याज्ञवल्क की स्मृति है, बहुत सारे हमारे स्मृतिज हैं, तो वो कमेंट्री ही तो था, इंटरपोलेशन था उस चीज का। तो 10th सेंचुरी में वो भी फ्रीज हो गया एक हिसाब से। तो 10th सेंचुरी के बाद बहुत कम री इंटरप्रिटेशन चीजों का होने लगा। जैसे मान लीजिए कुरान में अगर लिखा हुआ है कि, या हदीस में अगर लिखा हुआ है कि जो है, अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो तुम भी मर्डर कर दो, उसको मार डालो, ठीक। लेकिन बहुत सारे खलीफ ये खुद बोले कि, इवन उमर उमर जो खलीफ बने, दूसरे खलीफ बने, वो खुद बोले कि अगर सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, तो उस समय अगर किसी का कोई चोरी करता है, किसी को कोई मार देता है, तो उस समय ये पनिशमेंट देना सही नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है ना, तो लोग कर सकते हैं ये काम। तो ये चीजें उस कंटेक्स्ट के हिसाब से रीडिफाइन होती थी पहले। अब दिक्कत क्या होने लगा है कि बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो बाई वर्ड चीजों को लेते हैं, और विश्वास आप नहीं मानेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो लोग जो इस्लाम को जो फॉलो भी करते हैं, वो लोग को ये नहीं पता है कि कुरान में लिखा ही नहीं, वो हदीस में होगा या फिर फिक में होगा, है ना। वो क्लीन कुरान का नाम लेकर के कि कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, इससे ये करना है। कुछ चीजें हैं कुरान में, कुछ चीजें डिस्प्यूटेबल हैं कुरान में, कि जैसे कि जो काफिर है उनका गला काट दो, जो नहीं मानते हैं उनका गला काट दो, मतलब गर्दन पे अटैक करो, है ना, या वुमेन प्रॉपर्टी है मैन की। लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना होगा ना कि किस कंटेक्स्ट में कुरान लिखा जा रहा था। 7th सेंचुरी में अगर आप आज के नॉर्वे से कंपेयर करेंगे कुरान को, 2026 का नॉर्वे, तो नहीं सेटल होगा ना, क्योंकि वो 7th सेंचुरी का डॉक्यूमेंट है। 7th सेंचुरी में बैजेंटीन एम्पायर हो या ससानिद एम्पायर हो, इन दोनों जगह पे जो जो उसका परिवेश था, वहां पे ये होता था कि आप अगर मारेंगे तो हम उसको उसको मारेंगे। एक कैमल को कहा जाता है, कैमल को लेकर के 40 साल लड़ाई चली। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस समय जो लिख रहा होगा वो आज का आईपीसी या बीएनएस लिख देगा? वो तो लिखेगा नहीं, वो तो उसी समय के कंटेक्स्ट के हिसाब से चीजें लिखेगा। इसलिए जैसे अब कई चीजें ना, कि उसको मान लिया जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद ऐसा सोच रहे होंगे, जैसे इंटॉक्सिकेशन पे बैन। अब वो अल्कोहल नहीं लिखे हैं,
इवन उस समय इंटॉक्सिकेशन, लोग शराब पीते थे, इसलिए आप देखिएगा कि शुरुआत में वो डायरेक्टली, जैसे कुरान को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया ना, तो पहले बोले वो कि शराब जो है, कुछ अच्छी भी चीजें होती है शराब में, कुछ खराब भी चीजें होती हैं, पहले ये बोले। फिर बोले शराब पी करके तुम नमाज पढ़ने मत आओ, कुछ दिन बाद फाइनली वो बोले शराब पीना हराम है, बिल्कुल नहीं पीना है तुमको, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को फॉग कर देता वो। तो जो ये इंटॉक्सिकेशन के लिए मनाही थी, इसी को फिर आगे चल के जो इस्लामिक स्कॉलर्स है वो ड्रग्स पे भी अप्लाई करने लगे। ये अच्छी चीज है। लेकिन अब हुआ क्या ना कि कई सारे अब इस्लामिक स्कॉलर क्या करते हैं, उसको फंडामेंटली बाय वर्ड ले लेते हैं उस चीज को। तो उस, लेकिन 7th सेंचुरी का कंटेक्स्ट और आज का 21st सेंचुरी का कंटेक्स्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली इस्लाम में यहाँ पे आती है। ओके। और एक हम्म। चीज है सर, जैसे लोग जज करते वक्त ये भी भूल जाते हैं कि भाई आपका समाज कितना अच्छा है। आपके यहाँ घर घर सब बड़े होते हैं, बड़े होते हैं क्या क्या सिखाया जाता है, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ तो मैं तो बोल सकता हूँ कि बेटा हम्म। अच्छी तरह पढ़ाई करो, ताकि पढ़ाई करके सरकारी नौकरी करके चोरी कर सको और एक सेटल जीवन जी सको। तो आपका समाज कितना बेहतर है? आप इस्लाम, हिंदुइज्म, जो भी हो, क्रिश्चियनिटी, उनके तब के नियमों को जज कर रहे हैं आप। और एक चीज, जैसे आज का कानून भी तो देख लो, वहां पे गला काट रहे तो इनको असुविधा हो रही है, ठीक है। आज का कानून भी हाँ, तो अब देखिए ना, कि महिलाओं के ऊपर जितने कानून हैं, कि कोई हाँ, एक हाँ। भला सीधा साधा पुरुष क्या जी सकता है भारत में? आप ये भी सोचे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर? वही, यही तो बेटा मना भारत में। जैसे हम लोग तो, जैसे मैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था, जब दिल्ली में रहता था, तो अक्सर हम बोला बोला करते थे कि जो हम लोग जो है निचले तब, देखिए यहाँ इंडिया में है कि ना, इंडिया में लाइफ की वैल्यू नहीं है। जैसे एक चीज हमें इतना खराब लगा, इधर 10-15 दिन से अक्सर न्यूज में आप देखते होंगे, कोई पेड़ गिर गया मर गया, कोई यहाँ मर गया। अभी कल बैंगलोर में कैब वाला के अंदर छाती में वो रॉड घुस गया, कोई लोड करके ले जा रहा था। एक इंसिडेंस हुआ, उससे सरकार कुछ सीख लेगी कि ये हो गया, चलो अब इसे सीखते अगला ना हो। यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ वो चीजें हो रही हैं। मतलब गवर्नमेंट अपने एंड पे है और हम लोग अपने एंड पे हैं, अपना अपना सब दुनिया देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत डिसजॉइंटेड सिस्टम बन गया है इधर का। और तो खैर क्या। एक यार, एक इंडिविजुअल के तौर पे शायद ट्रस्ट भी नहीं करते इंस्टीट्यूशंस पे, भाई ये अपना चल रहा है, हमें ठीक ठाक चलाना है। हम्म, हाँ, अब सबका एम यही है ना कि जैसे कोई भी अगर यूपीएससी या बंगाल पीएससी का एग्जाम दे रहा है, बिहार पीएससी, यूपी पीएससी का एग्जाम को दे रहा है कहीं का भी, तो वो क्या ये सोच थोड़ी चल रहा है कि ये नहीं चलेंगे, हम करप्शन मिटा देंगे तो हम ये प्रॉब्लम हो रही है सही कर देंगे। किसी को मतलब नहीं है, पता है पैसा कमाएंगे। भाई पैसा तो आज सबको ओपन सीक्रेट है। मतलब ये पता नहीं लोग बोलने में डरते क्यों है कि हाँ पैसा है, लोग पैसा कमाते हैं इसको, और कमाते हैं और फिर अपना जीवन जीते हैं। जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए अपना मस्त जीवन जीते हैं। कौन जान रहा कौन क्या कर रहा है। और और इस्लाम में वापस आने से पहले आखिरी एक बात हाँ, सर, हाँ, चोरी हाँ। करेंगे नेता लोग और गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलके, लेकिन गाली बस नेता को ही देंगे, क्योंकि अपने बेटे बेटी को भी तो ऑफिसर बनाना है। अभी है तो वो तो सिस्टम तो देखिए, जो रूल करते हैं, उनकी वो हर एक पैतरा अपनाते हैं कि किस तरीके से हमारे माइंड को फॉग किया जाए। मतलब इतना फॉग जम जाएगा हमारे माइंड में कि हम लोग उसको क्लियरिटी से सोच ही नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए ना कि जैसे भारत में आज जितनी जनसंख्या है, मैक्सिमम लोग, जैसे अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं, सुबह हम अपने उसको कुत्ते को टहलाने जा रहे थे, तो मेरे सोसाइटी का जो गेट है वहां से यहाँ पे आते हैं लोग काम करने, भाई कोई खाना बनाने आ रहा है, कुछ सबके लिए हाउस हेल्प है। तो एक हाउस हेल्प आ रही थी, वो सीधे चलती आ रही है, तो फोन ली हुई है, वो चल रही है और रील स्क्रॉल कर रही है, चल रही है और रील स्क्रॉल कर रही है। तो हम सोच रहे कि ये धीरे धीरे तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि जो जिसका 1 घंटे का कंसंट्रेशन होगा वो बहुत हाईली मतलब डिमांड में पर्सन होगा, कि तुम भाई 1 घंटे तुम कंसंट्रेट कर ले रहे हो। आज तो 10-15 सेकंड 10-15 सेकंड में लोग जो है वो हो जा रहे हैं। तो बहुत इसलिए तो मतलब हमको तो सही लगता है कि चलो कम से कम ठीक है, हम लोग ऐसे कुछ लोग चुनिंदा लोग होंगे जो 1-2 घंटा कुछ लगातार कोई चीज कर पाएंगे आगे चल के। ठीक है सर। हाँ, इस्लाम में अगर वापस आए तो अ, इस्लाम के कौन से फीचर्स, ठीक है सर, कि हाँ। इतने जल्दी उसने जो ये कॉन्क्वेस्ट किया, तो कौन से फीचर्स ने है कि इसकी, कि बाकी किसी धर्म ने तो ऐसा किया नहीं, तो मुझे तो नहीं पता। हाँ, हाँ। अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज हम लोग को ध्यान देना होगा, एक इस्लाम का फीचर और एक
इस्लाम जहाँ इमर्ज हुआ वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई इस्लाम को फैलने के लिए, जैसे हमने बोला कि ससानिद और बाइजेंटीन एम्पायर आपस में ही लड़के खत्म हो गए, तो एक ओपन फील्ड था कि अब चलो भाई कैप्चर कर लो। और जो इस्लाम के फॉलोअर थे वो अरब जो ट्राइब थे, तो अरब ट्राइब ऑलरेडी एकदम लड़ झगड़ के वो हो चुके थे, उन्हें पूरा बैटल का टैक्टिक्स पता था। अब भाई रेत में रह रहे हैं, रेगिस्तान में रह रहे हैं, बैटल हार्ड हो चुके थे, कम रिसोर्स में भी लड़ना जानते थे, इसलिए ये लोग जो है टेरिटरी को कॉन्कर इजिली कर ले रहे थे। और टेरिटरी कॉन्कर होने के लिए बनी भी थी भाई। ससानीद एम्पायर एकदम वीक हो गया तो इधर आपका ईरान इराक वाला रीजन पूरा पूरा खाली हो गया, ईरान तक सिंध तक ये लोग पहुंच जाते। 711 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध तक चला आया, है ना। और यहाँ तक इधर फैला, उधर आप देखेंगे कि नॉर्थ अफ्रीका में स्पेन तक चलेंगे, फ्रांस में हालांकि हरा दिए गए लोग, लेकिन एक अरबिया रीजन समझिए पूरे इनके कंट्रोल में आ गया। शुरुआत में आप देखेंगे ना कि शुरुआत में जहां जहां ये लोग कॉन्कर किए, ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग जबरदस्ती कन्वर्जन कराएं। शुरुआत में से, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन डेटा वगैरह भी निकाला गया है, तो शुरुआत में ऐसा था कि बहुत जैसे 300-400 साल इराक में 300-400 साल लग गया पूरे पॉपुलेशन को कन्वर्ट होने में। अगर तलवार के जोर पे होता तो कन्वर्ट हो गए होते जल्दी ही। इवन आज वहाँ क्रिश्चियन माइनॉरिटी है जो तब से रह रही है, यानी वो लोग नहीं कन्वर्ट हुए, तो तलवार के जोर पे अगर होता तो वो कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं होती जो कंटिन्यूअसली तब से रह रही है। शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जो इजिली ये लोग फैले, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि उनको स्कोप मिला, क्योंकि टेरिटरी खाली थी, उनको जाकर के बस कब्जा करना था, है ना। दूसरा, इस्लाम का जो फैलना, इस्लाम क्योंकि डॉक्ट्रिन इतना सिंपल डॉक्ट्रिन था इसका। इसके डॉक्ट्रिन में आप देखेंगे कि या तो तुम मरोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, और जियोगे तो तुमको भाई सब खुदा का ये। तो बहुत ही वैसा था, ल्यूक्रेटिव डॉक्ट्रिन है ना, कि इसमें आपको सब कुछ बहुत कुछ मिलेगा इसमें, ठीक। इसमें आप कोई जैसे अब सरकमसीजन पे भी बात कर लेते हैं, इसमें कई लोग का ये भ्रम है कि इस्लाम में ही सिर्फ सरकमसीजन होता है, तो ये ज्यूस में भी सरकमसीजन होता है, जुडाइज्म में भी। तो सरकमसीजन का बेसिकली अब्राहम जो थे, अब्राहम जो पहले प्रोफेट माने जाते हैं, तो जो अब्राहम के पिता जो है वो मूर्ति बनाते थे। तो वो क्या हुआ कि उनका नाम उसमें अब्राम था, तो अब्राम के पिता मूर्ति बनाते थे, तो ये अब्राम को पसंद नहीं आया, वो चले गए छोड़ करके। उनको फिर गॉड का रेवलेशन हुआ कि भाई गॉड उनको बोले कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे और ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें गॉड उनको प्रॉमिस किए। तो उसको कॉवेनेंट कहते हैं, मतलब एक जैसे हम लोग नहीं वेडिंग रिंग पहनते हैं सिंबल के लिए, या मंगलसूत्र पहनते हैं या बिंदी लगाते हैं, तो उस सिंबलाइज करते हैं ना उस कॉवेनेंट को, उस प्रॉमिस को। तो अब प्रॉमिस ये था कि तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे, तो भाई प्रोजेनेसी थी, मतलब फर्टिलिटी पे बात थी, तो उसको कॉवेनेंट को मार्क करने के लिए सरकमसीजन तभी चालू हो गया था। तो सरकमसीजन जुडाइज्म में भी है, सरकमसीजन क्रिश्चियनिटी में भी रहा, लेकिन क्रिश्चियनिटी में धीरे धीरे इसे मतलब कंपलसरी नहीं बनाया, और इस्लाम में भी सरकमसीजन है, ठीक। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है इस्लाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि इसको इंटरप्रिटेशन अब किया गया है तो अब मोर और लेस यूनिवर्सल हो गया, लेकिन उस समय कंपलसरी नहीं था। तो चीजें इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब ना जाके हार्ड हो गया ना, अब ना जाके बहुत लोग ये मानने लगे हैं कि एक सेट तरीका है। देखिए कोई भी रिलीजन अगर इवॉल्व नहीं होगा समय के साथ, अगर वो चीजें बदलेगा नहीं, तो वो फंडामेंटलिस्ट, मतलब वो उस 7th सेंचुरी के प्री स्टेट प्री ब्यूरोक्रेसी वाले अगर लॉजिक को आज आप लगाएंगे तो खराब होगा, लेकिन उस समय के लिए वो बहुत पॉपुलर था। अब कॉम्पीटिंग कौन सा ऐसा रिलीजन था, अगर आप देखेंगे, चलिए इधर देखिए आप, इंडिया में कंसोलिडेटेड हिंदू धर्म नहीं था। इवन अर्ली 19th सेंचुरी, हाँ लेट 19th सेंचुरी के सेंसस में भी धर्म के कॉलम में लोग, कोई हिंदू नहीं लिख रहा था इंडिया में, कोई लिख रहा था वैष्णव, कोई शिव, कोई शक्ति, मतलब अपने अपने सेक्ट को लिख रहे थे, ना कि ब्रॉड टर्म हिंदू को लिख रहे थे। बुद्धिज्म एक था डॉक्ट्रिन, तो बुद्धिज्म फैला भी था उधर, बुद्धिज्म। इवन आप देखेंगे कि ससानिद एम्पायर में भी जो जोरास्ट्रियन एम्पायर था उसमें बुद्धिस्ट लोग भी रहते थे। तो और बुद्धिज्म वैसे भी धीरे धीरे करके डिक्लाइन ही हो रहा था, तो कोई कंपीटिंग तो था नहीं, पूरा फील्ड खुला हुआ है, आप जाइए वहां पे, जो आपको फॉलो कर रहा है तो आप कर लेंगे फॉलो। तो यही चीज अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर अगर ये यूरोप से शुरू हुआ था ये चीज, तो क्या पता इतना नहीं फैलता, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी कंपीटिंग रिलीजन होता, क्रिश्चियनिटी सेम चीज कंपीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सिमिलर चीज कोई और कंपीट नहीं कर रहा था। यूरोप के पास बहुत सारा ऐसा, अब देखिए जैसे यूरोप के पास उतना तरीका रास्ता नहीं था अरब रीजन में आने का ना,
कि वो इजीली मूव करे। लेकिन अरब रीजन के लोग बहुत बैटल हार्डी थे, माउंटेन पे, डेजर्ट में घोड़ा अच्छी तरीके से यूज करते थे, तो उनको मूव करना आसान था। ये सारे जो फैक्टर्स है मिल करके, कि कुछ इस्लाम का इनहेरेंट फैक्टर, कुछ जो फैक्टर उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन बना, ये सब मिल करके इस्लाम को बहुत जल्द जो है इजीली स्प्रेड कर दिया। हम्म। और अगर पूछे आपसे कि इस्लाम के कौन से चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि अगर आप शराब वराब नहीं पीते तब तो भाई आप कायदे के इंसान हैं। और भी हम्म। क्या इगैलिटेरियनिज्म जो वहाँ पे है कि सब समान है, ये और हाँ क्या कुछ अच्छे क्या कहते हैं एस्पेक्ट्स हम ले सकते हैं सर? हाँ, जैसे इसमें अब आप हम दो तीन इसका हम सोचे थे आपको कोट करेंगे, हम डाउनलोड भी करके रखे थे, तो आपको सोचे थे एक दो दर्शकों के लिए ना हम बता भी देंगे। असल में मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं तो इसलिए मैं, हाँ, जैसे देखिए इसमें दो तीन अच्छी चीजें हम बता दें आपको कि, हाँ देखिए, फोर्स कन्वर्जन की बात नहीं की गई है। जो आज जैसे लोग बोलते हैं ना फोर्स, जैसे इसमें जो आप देखेंगे कि देर इज नो, इसमें मतलब इंग्लिश में हम बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये मोर और लेस ट्रांसलेटेड वर्जन है, तो लगभग लगभग मीनिंग सेम ही रहेगा, है ना। जैसे चैप्टर 2 वर्स 256 में है, देर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन, द राइट वे हैज बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एरर। तो मतलब कि कोई कंपल्सन नहीं है, और ये था, ये शुरुआत में कोई कंपल्सन नहीं था कि आप फॉलो कीजिए। आपको जिम्मी मान लिया जाएगा, आपको जिम्मी मान लिया जाएगा, आप प्रोटेक्टेड होंगे, आप टैक्स दीजिए, आप रहिए आराम से। बहुत लोग रहे भी थे, इवन जब क्रिश्चियन परसिक्यूट हुए थे यूरोप में, तो इस्लामिक जो अब्बासिद खलीफ थे उनके टाइम पे वो लोग इनको शरण दिए थे कि आप आओ हमारे यहाँ रहो। ज्यूज जब परसिक्यूट हो रहे थे तो ज्यूज को शरण दे रहे थे ये लोग, तो ऐसा एक कंसेप्शन जो बना वो था नहीं शुरुआत से। एक चीज ये था। फिर हाँ, वॉर को डिफेंसिव ये लोग मानते थे, ग्लोरीफाई नहीं करते थे, ये इसमें अच्छी बात थी। और आपको हम बता दें दो तीन इसमें, हाँ, जस्टिस पे बहुत फोकस था। इस एक खास बात है कि जस्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस था इसमें। जैसे डू नॉट लेट हेट्रेड ऑफ पीपल लीड यू अवे फ्रॉम द जस्टिस, कि ऐसा नहीं कि किसी से आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि आप जस्टिस भूल गए, तो जस्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस था। और इवन एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ब्लास्फेमी जो आजकल बहुत ज्यादा है ना, कि प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कोई कुछ बोल देता है तो ब्लास्फेमस हो जाता है, उसको मार, पाकिस्तान वगैरह में तो मार ही दिए थे। प्रोफेट मोहम्मद, कुरान में लिखा है, कुरान में प्रोफेट मोहम्मद बोलते हैं कि अगर कोई गलत बोल रहा है इस धर्म के बारे में, तुम क्या करो, तुम मत सुनो, वहां से उठ के चले जाओ, चले जाओ उठ के, हो सकता है बाद में उसकी अकल ठिकाने आए तो वो तुमसे ऐसी बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे ब्लास्फेमी को वो इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, वहां से विड्रॉ कर लो अपने आप को। लेकिन देखिए धीरे धीरे इसको जो है री इंटरप्रेट कर करके अब लोग बोलते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि ब्लास्फेमी का मतलब है कि मौत दे दो। सेक्शन हुआ क्या था कि एक तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, इसमें बोलने में कुछ वो नहीं है। 1923-24 के अराउंड हुआ क्या था कि लाहौर रीजन में, मेरे ख्याल से, हाँ, लाहौर में क्या हुआ था कि उसमें तो भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कोई पब्लिश कर दिया था एक आर्टिकल रंगीला रसूल नाम से। ये आप देखेंगे उसमें, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, आप कहीं भी मिल जाए आपको, इवन आप रामचंद्र गुहा की किताब में भी, गांधी की जो किताब है उसमें है। इससे बहुत बहुत बवाल मचा था इससे, मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ गया था इससे, बहुत ज्यादा। तो इसमें लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लोग मारे गए, एक दूसरे की तरफ मारे, है ना। इसी समय गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो ले आती है सेक्शन 295A, जिसमें ये बोला गया कि किसी भी रिलीजन को ठेस पहुंचाना गलत है, ऐसा वैसा करके ये बोला गया। आज भी हमारे यहाँ जो BNS है उसमें भी अभी भी इंक्लूडेड है ये, जो IPC था उसमें भी इंक्लूडेड था, ठीक है। और पाकिस्तान के भी जो लॉ बुक है उसमें भी इंक्लूडेड है ये। अब समझिए, पाकिस्तान में इस सेक्शन का इस्तेमाल, जैसे हम लोग नहीं बोलते डाउरी का मिसयूज, डाउरी सेक्शन का मिसयूज किया जाता है कई बार, या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है, औरतें चार्ज लगा देती हैं गलत, या देखते ही हैं आप, जैसे डाउरी में है तो बच्चे से लेके बूढ़े जितने घर में होंगे सबको फंसा देंगी, अगर 1 साल आपके के केस बच्चे को भी। देखेंगे। हाँ, सबको फंसा देते हैं। तो हुआ क्या इसमें, ये सेक्शन 295A जो है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में उसी तरीके से हुआ, जैसे आपसे मेरा जमीन का विवाद है तो आपको हम बस बोल भर देंगे बाहर, अरे ये तो देखो कुरान को ऐसे बोल रहा है या प्रोफेट मोहम्मद को ऐसे बोल रहा है, तो आपको जनता ही पीट पीट के मार देगी। हुआ भी, वहां पे गवर्नर एक दो थे, लॉ मेंबर थे, उनको मार दिया गया। तो ये ब्लास्फेमी, और जबकि बहुत से मुस्लिमों को भी नहीं पता होगा कि ब्लास्फेमी कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है चीज, कि ब्लास्फेमी करना गलत है।
बस अगर कोई तुम्हें गलत बोल रहा है तो तुम चुपचाप वहां से हट जाओ, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। मतलब एक कुरान में ये सब चीजें मेंशन थी, लेकिन देखिए धीरे धीरे उसको इंटरप्रेट करके, तो ये चीजें थी जो एक अच्छी चीज थी। और इसमें हाँ, जैसे इसमें है कि ज्यूस और क्रिश्चियन या अर्लियर जो प्रोफेट है उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत था, ज्यूस के लिए रिस्पेक्ट है, क्रिश्चियन के लिए शुरुआत में रिस्पेक्ट है, तो इतना लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये सब चैप्टर 2 में मिल जाएगा आपको, है ना। फिर इक्वालिटी तो आप जैसा बोले, इक्वालिटी तो था ही। सोशल जस्टिस की बात की गई है बहुत ज्यादा इसमें। हाँ, जैसे हम आपको बताते हैं कि हाँ, चैप्टर 6 में 68th वर्स जो है कुरान के, उसमें देखिए लिखा हुआ है, व्हेन यू सी दोस हु मॉक आवर वर्सेस, मतलब जब आप उनको देखते हैं जो हमारे वर्स का मजाक उड़ाते हैं, हमारे कुरान का, टर्न अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर हट जाओ उनसे, अंटिल दे एंटर इनटू अनदर कॉन्वर्सेशन, उनसे दूर हट जाओ जब तक कि वो कोई दूसरी बात ना करने लगे। ये कुरान में लिखा है। लेकिन इस ये ब्लास्फेमी वाली बात है, देख तो कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जाके मार दो, काट दो। तो यही चीज है कि ये लोग जो है फंडामेंटलिस्ट धीरे धीरे आगे चल के बने। इसके बहुत सारे रीजन थे, जैसे जैसे आपको बताया था ना, जो एक खजराइट इमर्ज हुए थे जब अली को, जो प्रोफेट थे, खलीफ थे, चौथे खलीफ थे, जब अली को मारा गया, जब वो एग्रीमेंट किए थे, उस समय जो एक इस्लाम का ब्रांच इमर्ज हुआ, वही ब्रांच की आइडियोलॉजी आज और वो सब कोट करते हैं, जो है वो मानते ही नहीं है कि, तो इसलिए वो सबको मार डालते हैं। और आप डेटा उठा के देखिएगा ना, तो एक इंटरेस्टिंग, तो इस्लाम का वायलेंस सबसे ज्यादा खुद मुस्लिम पीपल के ऊपर हुआ है। अगर आप डेटा उठाएंगे तो देखेंगे कि इस्लाम जो है, इस्लामिक लोग अपने खुद मुस्लिम लोग पे ही बहुत ज्यादा वायलेंस किए हैं। तो इसलिए ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है कि ये चीजें थी। लेकिन कुछ डिफिकल्ट वर्सेस भी हैं, जैसे कि डिफिकल्ट वर्सेस हैं, जैसे जिजिया चलिए ये है, वही जो आपको गला काटने वाला बात बता रहे हैं, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट वर्स है कुरान में। तो जैसे किल देम वेर एवर यू फाइंड देम, तो जो नहीं मानते हैं उनको हमेशा मार डालो, तो ये ये चीजें हैं। कैसा, ये कैसे हो सकता है सर? जो आपके वर्सेस के बारे में बुरा कह रहा है उसे, उसके से मुंह मोड़ लो, लेकिन जो हाँ क्या कहते हैं उसे, काफिर है, मतलब जो भगवान में हाँ। विश्वास नहीं रखता है, उसे मार दो, ये अब ये चीज देखिए कि कुरान 20-22 साल के प्रोसेस में कंपोज किया गया। पहले कुछ चीजें बातें बातें बताएंगे, धीरे 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 ये कंपोज हुआ। प्लस कुरान एक रिलीजियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, प्योरली रिलीजियस डॉक्यूमेंट नहीं, एक पॉलिटिकल सेटअप बनाने की बात करता है। ठीक, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे अभी हम वीडी सावरकर के बारे में हाल फिलहाल में बहुत पढ़ रहे थे, तो उसमें वो मनुस्मृति को बोलते हैं कि ये परस्पर विरुद्ध, ये खिचड़ी है मनुस्मृति, परस्पर विरुद्ध खिचड़ी, मतलब ये श्लोकांची खिचड़ी, वो बोलते हैं परस्पर विरुद्ध श्लोकांची खिचड़ी, क्योंकि मनुस्मृति में कहीं कुछ। एक तो शायद मुझे भी याद है, शायद ऐसा कुछ था सर कि हाँ एक अच्छा शिक्षक अनेकों पिताओं से उत्तम है, और एक एक दूसरा श्लोक हाँ था जहाँ पे लिखा है कि पिता शिक्षक से उत्तम है। अरे भाई, ये तो हाँ, इक्वेशन नहीं अरे बैठ जैसे रहा है। वही वही वही, जैसे औरतों को कहीं लिखा गया कि बहुत अच्छी है, फिर कहीं लिखा गया कि इनका नजर कास्ट बहुत उनका बहुत बेकार होता है। तो चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है रिलीजियस टेक्स्ट में, क्योंकि ये टेक्स्ट कोई एक आदमी बैठ करके एक दिन कंपोज नहीं किया, ये ध्यान देने वाली बात है। ये चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हुई, और वो चीजें इवॉल्व हुई तो उसको धीरे धीरे इंक्लूड किया गया, और फाइनली एक अथॉरिटेटिव वर्जन बनाया गया, है ना। तो इसलिए इसमें आपको विरोधाभास मिलेगा। अब वही है ना कि अगर आप मनुस्मृति को पढ़ करके जात पात वाले सेक्शन को पूरा मान करके, अब मनुस्मृति में ये भी लिखा गया है कि लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए उनके पीरियड आने, मेंस्ट्रुएशन से पहले, वो शादी कर दो। तो अगर आप ये बात मान करके अपना पूरा घर परिवार चलाने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो गया। तो अच्छी चीजें माननी चाहिए, खराब चीजें धीरे धीरे हमको इग्नोर करना चाहिए। यही तो इवॉल्व होने का तरीका है ना, यही तो रिलीजन, तभी तो वो रेलेवेंस रहेगा रिलीजन का। आप 5th सेंचुरी के लॉजिक को आज नहीं अपना सकते। हर चीज ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता ना, जो भी पुराना है तो गोल्ड है सब, ये नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस समय अनएक्सप्लेन्ड थी। उस समय का कंटेक्स्ट क्या बता उस चीज को डिमांड करता हो, आज से कंटेक्स्ट नहीं डिमांड करता है। हमारे यहाँ भी तो ऐसा था ना कि शादी, ऐसा थोड़ी कि हम लोग एक ही शादी करते थे। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे कि जिसमें बहुत लोग दो दो बीवी, तीन तीन बीवी रखे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन कंटेक्स्ट उस समय का था, आज का कंटेक्स्ट अलग है। इवन ये जो एक औरत वाला जो, जैसे एक वाइफ एक हस्बैंड होगा,
ये सब चीजें आप देखेंगे तो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो फ्रेंच में रेनासा हुआ उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये सब चीजें। तो वहां से हम लोग मॉडर्न एक वर्ल्ड का कंसेप्शन आया कि ये दुनिया होती है, ये एक मोरालिटी है। मोरालिटी भी तो चेंज होती रहती है ना, तो इसलिए उस समय की इस्लाम की मोरालिटी वो थी। आज के जो कंटेक्स्ट है, आप फिफ्थ सिक्स सेवन्थ सेंचुरी का डॉक्यूमेंट आज अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो इसकी गड़बड़ यहाँ होती है कि जब आप सिक्स सेंचुरी के डॉक्यूमेंट को वर्बेटिम पढ़ करके लिटरली आप सोचते हैं कि आज हम अप्लाई कर देंगे, तो फिर यहाँ तो गड़बड़ किसी भी रिलीजन के साथ वो गड़बड़ होगा ही होगा। सिर्फ इस्लाम नहीं, किसी भी रिलीजन के साथ गड़बड़ होगा ये। और क्या क्या सर थोड़े वैसे वर्सेस? हाँ, जैसे चैप्टर 8 में 60th वर्स है कि टेरिफाई द एनिमी, है ना, कि प्रिपेयर अगेंस्ट देम व्हाटएवर यू आर एबल टू व्हाटएवर यू आर एबल ऑफ पावर एंड ऑफ वॉर हॉर्स टू डिटर देयर बाय एनिमी ऑफ गॉड एंड योर एनिमी। मींस एनिमी को एकदम डरा दो, उनको जितना भी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितना भी पर्पस घोड़े उनके पास ले जाओ, उनको मारो, जो भी भगवान के जो जो अगेंस्ट जाते हैं उनको मारो। तो ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इसमें आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे वेमेन को लेकर के है कि इसको आधा चैप्टर दिमाग है 4। ये, ऐसा ऐसा कुछ है कि आधा दिमाग वुमन का, ऐसा कुछ मैंने किसी से हाँ सुना नहीं, इसमें लिखा है कि मेन आर द मेंटेनर्स या प्रोटेक्टर्स ऑफ women because God has favored some over others and because they spend from their wealth on them। मतलब क्योंकि अब ये फेवर्ड मतलब कहा जाता है कि आदमियों पे भगवान ने फेवर किया है। अब आप इसको मान लीजिए कि फेवर किया तो क्या पता बहुत स्ट्रांग बनाया हो, बहुत इंटेलिजेंट बनाया हो, वुमेन को नहीं बनाया है। और यहाँ सीधे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टर मतलब मेन प्रोटेक्टर है, तो यहाँ एक सबजुगेटेड स्थिति में है वुमेन। लेकिन वहीं हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि वुमेन को प्रॉपर्टी राइट भी इस्लाम में मिलता है ना। तो ये सब चीजें हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में नहीं था, इवन फ्रांस वगैरह में बहुत लेट आया ये सब चीज, लेकिन इस्लाम में प्रॉपर्टी राइट वुमेन को मिलने लगा। लेकिन इसका एक लॉजिकल भी था कि अगर कोई काबिले का वो जो कबीले का वो मर गया तो मरने के बाद वो प्रॉपर्टी सबके पास जाना चाहिए, इक्वालिटी का कंसेप्ट है। तो इसमें कुछ खराब वर्सेस भी हैं, कुछ अच्छे वर्सेस भी हैं। बस वही है कि जो वर्बेटिम पढ़ के इसको आगे बढ़ेगा तो वो गलत तरीके से इसको लेगा, और जो थोड़ा सा लिबरल होगा उसको री इंटरप्रेट करेगा चीजों को, तो वो जो है अच्छा काम करेगा। अब आखिर सोचिए कि मतलब खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए आज 2 बिलियन कहा जाता है लोग हैं इस्लाम, है ना। तो बहुत से मतलब इंडिया में इतने लोग रह रहे हैं, इंडोनेशिया में इतने लोग रह रहे हैं, बहुत लोग बहुत जगह रह रहे हैं। तो हर जगह तो नहीं हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में तो नहीं हुआ। इसलिए मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल फेलियर हो रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है कि अच्छा उनको मौका मिल रहा है। ये सब चीजें हैं, जैसे क्रूसिफिक्शन और एम्पुटेशन की पैर काट दो, हाथ काट दो, सूली पे चढ़ा दो। तो ये जो है क्रिश्चियनिटी में भी है ये, क्योंकि ऐसा होता था, जीसस के साथ खुद किया गया, भाई उनको तो टांग दिया गया था ना। तो ये भी तो है। तो ये इस्लाम तो बोलो ना, ये जो इस्लामिक जो पनिशमेंट्स है ना, ये वैक्यूम से नहीं मर जुआ। उस समय 7th सेंचुरी का जो रिलीजन था अगल बगल, उस समय ये हो रहा था, उस समय ये प्रैक्टिस किया जा रहा था, इसी को फिर कुरान में ले आया गया। कभी कभी लगता है कि सर मुझे ज्यादा आपत्ति है नहीं इस्लामिक जो सजाएं हैं, अगर जस्टिस ठीक ठाक हुआ है, अगर वो ठीक ठाक हुआ है तो काट दो फाड़ दो। क्योंकि जो काम ये करते हैं, जैसे आप आज के दिनों के देखिए, जो लड़कियों के साथ जो करते हैं और जो बच्चियों के साथ करते हैं, उनका क्या करें बताएं सर। अब वही तो देखिए इसमें पूजे उनको, पूजे जेल में रख के खिलाए पिलाए मोटा नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम भी उस फेवर में। लेकिन बात ये ना कि ये फिर ऐसा ना एक सोसाइटी एक डेटरेंस, देखिए जैसे एक चीज बताते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए कोई आप क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, तो आप जैसे सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस में अंतर यही है कि सिविल ऑफेंस थोड़ा पर्सनल नेचर का माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस में आप सोसाइटी के कॉन्साइंस को हिला देते हैं, इसलिए स्टेट आ जाती है रिप्रेजेंट करने वहां पे, मतलब आप स्टेट के खिलाफ आप लड़ेंगे। अब तो इस्लाम में क्या था, ऐसा नहीं था, इस्लाम में कोई स्टेट तो था नहीं। अब लेकिन धीरे धीरे जब हम मॉडर्न सोसाइटी में आने लगे हैं, तो देखिए एलिगेशन लगाना, जैसे अभी बोले पाकिस्तान में कि बस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, बोल दिए कि अरे यार ये तो ब्लास्फेमी कर रहा है, तो लोग पीट पीट के मार दिए। एक चाइनीज नेशनल था, उसको पीट पीट के मार दिया गया था कि ब्लास्फेमी कर रहा है। तो लेकिन अगर हम ऐसा करने लगे तो फिर क्या ना कि फिर वही गांधी जी बोलते ना, मोबोक्रेसी आ जाएगी ना, मॉब के हाथ में सब चीज हो जाएगा। जैसे अभी हो रहा ना कि पकड़ करके कोई भी, अगर अभी आज ही तो मेरे ख्याल से तेलंगाना या हैदराबाद में कुछ हुआ कि एक बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा था, उसको जनता जो है पीट पीट के मार डाली।
तो लेकिन अगर जनता अब सजा भी देने लगेगी, जनता जज भी बन जाएगी, फिर मारने भी लगेगी, फिर सरकार की जरूरत क्या है? तो एक एक मेरे हिसाब से एक एनकाउंटर हाँ, बंगाल में शायद कुछ दिनों पहले ही एक एनकाउंटर हुआ था, जनता बड़ी खुश है। लेकिन हाँ, नहीं मुझे देखिए, मुझे हाँ, एक हाँ, आपत्ति थी कि अरे भाई, तो अगर मैंने 2 ऑप्शन दिए उनको, अरे हुँ, अगर आपको एनकाउंटर से बहुत खुशी है, इसका एक हुँ, ही कारण हो सकता है, आपको जुडिशियल सिस्टम में बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो भाई पहले हुँ, उसे हुँ, उखाड़ फेंकते हैं, वो तो सैलरी भी लेते हैं ना, उसे उखाड़ फेंकेंगे तो हुँ, टैक्सेस भी हुँ, कम हुँ, होंगे। लेकिन हुँ, अगर दूसरा कहेंगे कि नहीं, नहीं जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है, तब तो आप दोगले हैं, आपको हाथ सफाई करनी थी। हुँ, ये नहीं बोलते हैं। यही यही तो अब जैसे वही तो बोल रहा था कि जब जब जनता ही सब कुछ करने लगेगी, धीरे-धीरे जानते इसमें भी सिस्टम जैसे आज हमको लगता है ना ये डेमो एक ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कोई गलत काम किया, तो अब 10 लोग देख के उसको गए, 10 लोग आज पीट के मार दिए, ठीक? अब धीरे-धीरे मान लीजिए उस समाज का एक सिस्टम बन गया कि अब 10 लोग 12 लोग जाते हैं, पीट के मार देते हैं। अब क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग के अंदर इन्हेरेंट बायसेस तो होंगे ही ना, हमारे कुछ फेवरेट होंगे, हमसे हमारे कुछ दुश्मन होंगे। कल को हम क्या पता उन 10 लोगों को मोल्ड करके हम बोले कि भाई देखो ऐसा फला आदमी मेरा जो है क्योंकि मेरे दिमाग में है कि दुश्मन है और वो आदमी ऐसा एक बच्ची के साथ कर रहा था, चलो उसको मारा जाए। तो 10-11 सोचेंगे हाँ, हम तो मारते हैं, चलो फिर मार देते हैं, लेकिन क्या पता वो ना कर रहा हो। इसी सबको रोकने के लिए एक सिस्टम बात यहाँ पे एक कल्प्रिट को सजा देने की नहीं है, बात यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा ना हो कोई निर्दोष सजा पा जाए, तो बहुत खराब हो जाएगा ना। अगर कोई को काम किया ना हो और वो फिर उसको पीट-पीट के मार दिया जाए या कुछ भी एनकाउंटर कर दिया जाए या जुडिशियल सिस्टम में, इसलिए इतना फूँक-फूँक के कदम रखा जाता है। तो इसलिए हम लोग सिविलाइज़्ड सोसाइटी में आते हैं कि नहीं आज हम सर, लोग नहीं है, नहीं हाँ, है, नहीं है सिविलाइज़ सोसाइटी। हमें जो कहते हैं कि अब चाहे हज़ारों अपराधी छूट जाए, लेकिन एक हाँ, निरपराध को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो हाँ, हाँ, ये लॉजिक हाँ, महिलाओं के केसेस में और एससी-एसटी एक्ट में कहा जाता है कि 1000 अपराधी मतलब 1000 निरपराधों को सज़ा मिल जाए, लेकिन एक अपराधी नहीं हाँ। छूटना चाहिए। ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कहाँ है सिविलाइज़्ड हम? नहीं, नहीं सिविलाइज़ हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी में। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना जो जो वैल्यू सिस्टम होता है, जैसे आपसे कहा जाए फंडामेंटल राइट है, तो जैसे हमारा फंडामेंटल राइट एक वैल्यू है ना? तो हम लोग राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई फैक्ट नहीं है वो, कि ऑन हो गया ये है और यहाँ नहीं है। वो एक स्पेक्ट्रम है कि मिलते जाता है। ऐसे ही सिविलाइजेशन या सिविलाइज्ड सोसाइटी एक स्पेक्ट्रम है, कोई फैक्ट नहीं है, वो वैल्यू बेस्ड डिनोमिनेटर है, वहाँ हम लोग धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम इसको मानते हैं कि कहीं न कहीं तो हम यार्डस्टिक देखेंगे ना कि अच्छा ये सोसाइटी अच्छी है। तो हम लोग यूरोपियन सोसाइटी को जनरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह से हम लोग कंपेयर करते हैं कि देखिए यूरोपियन सोसाइटी में इतना अच्छा है, ये हुआ, है ना? तो वहाँ पे भी देखिए एक सिविलाइजेशन लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू नहीं है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वैल्यू नहीं है हमारे पास। एक इंसान मर जा रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई रेमेडियल मेजर नहीं लिया जाता है यहाँ पे, कि अगर वो मर गया तो क्यों मरा? चलो अगली बार ऐसा ना हो कि वो मर जाए, कोई मतलब नहीं है। आए दिन लोग मर रहे हैं, आए दिन चीज़ जैसे पेपर लीक पे ही देखिए, इतना बवाल उठ रहा है पेपर लीक पे। ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि हाँ, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बेसिक सिस्टम है ये चीज़ें। इसके लिए सड़क पे लोगों को नहीं उतरना चाहिए, ये तो सरकार को ही कर देना चाहिए अपने एंड पे से ही। लेकिन अगर इसके लिए भी लोग सड़क पे उतरना पड़ रहा है, जस्टिस पाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, तो सरकार किस लिए? हम समझ नहीं पाते कि है किस लिए वो? तो क्या कहें अब क्या सर? क्या कहा जाए? इस्लाम में वापस आते हैं, कुछ आखिरी सवाल जैसे हाँ, हैं कि अ, ये जो 4 बीवियों का कांसेप्ट है, क्योंकि पॉपुलर है इसीलिए पूछ रहा हूँ। और हाँ, व्यक्तिगत हाँ। तौर पे ना मैं थोड़ा यहाँ पे अलग, क्योंकि सर एक बात है कि हुँ, हुँ। मुझे तो यूरोप इतना ज़्यादा भी पसंद नहीं है। हाँ, साफ-सुथरा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है हुँ, एकदम। हुँ। लेकिन कायदे कानून को अगर सोचे, या मान लीजिए कि क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है कि आप एक शादी करेंगे। लेकिन हुँ, हुँ। अगर 2 मिनट के लिए मैं लड़का हूँ या लड़की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लड़की मान हुँ, हुँ। लेता हूँ। लड़का लोग हुँ, सोचेंगे क्या? मैं एक लड़की हूँ। हुँ। मुझे प्रॉपर्टी मिलनी है पिता से, प्यार हुँ, मिलना है हुँ। माँ से। मतलब हुँ, हुँ। जनरली ये होता आया है। अगर उल्टा हुँ, नहीं होता, क्योंकि लड़कियाँ ही हाउस हस्बैंड को शादी नहीं करते। अब क्यों नहीं हुँ। करते लड़कियों को पूछते हैं हम, वो हुँ, जवाब हुँ। नहीं देंगी, मतलब सेफ हुँ, खेलेंगी, बोलती नहीं है। हुँ, हुँ, तो जनरली माँ से प्यार मिलता है, पिता से प्रॉपर्टी मिलती है। हुँ, तो मैं क्या ये नहीं चाहूँगा कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करे और हुँ, पिता हाँ, हो उसके और 3 बीवियाँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर
एक बीवी वाले पिता से मुझे 2 एकड़ जमीन मिल रही है, अगर 4 बीवी वाले पिता से अगर 5 एकड़ मिल रही है, मतलब वो अमीर हैं इसीलिए मिल रहा है हम्म, इतने हिस्से करने के बाद, तो ये क्या मेरे लिए हम्म। बेटर नहीं है? देखिए, अब शादी एक बीवी हो, 4 बीवी हो या 10 बीवी हो, जैसे लोग जनरली इस पे मजाक उड़ाते हैं या इसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद जो है बहुत सारी बीवियां थी उनके पास, लेकिन उनकी एक बहुत 20-25 साल तक वो एक ही से शादी की थी, एक ही बीवी थी। उसके बाद फिर पॉलिटिकल अलायंस जिसको कहते हैं, यहाँ पे हम इसमें डिपेंड कर रहे हैं इस चीज़ों की, ये हमें बहुत सारे, इवन हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी मिल जाएगा कि बहुत सारी बीवियां थी, है ना। बहुत सारे हमारे यहाँ राजा थे जो 4-5-5, 6-6, 10-10 बीवी लेके थे, लेकिन 10 बीबी का होने का मतलब ये नहीं था। कई बार पॉलिटिकल कंपल्शन होता था, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस या कोई पॉलिटिकल अलायंस उन्हें करना है, तो उस चक्कर में क्या होता था, वो शादी कर लेते थे। ठीक है। मुगल अकबर में देखिए, अकबर का राजपूत के साथ रिलेशन बहुत सारे मतलब ये मैट्रिमोनियल अलायंस पे ही लगभग लगभग देश था, अकबर का जो रिलेशन था राजपूतों के साथ। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि जैसे ये जो जो एक एक बीबी का जो कंसेप्ट है, ये एक बीबी का कंसेप्ट बहुत रीसेंट कंसेप्ट है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत नेचुरली हम ह्यूमंस ऐसे होते आए हैं, ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत दिन तक ऐसा रहे, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि धीरे धीरे एक एक खांचा बनाया जाता है ना, एक ढांचा, जिसे उस ढांचे में अगर आप फिट हो रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर मोरालिटी के उसके हैं। जैसे अफ्रीकन नेशन है, या जैसे मान लीजिए हम लोग नहीं बात बात में बोलते हैं कि अरे तुम तो गंवार हो, गंवार। अब गंवार शब्द का लिखिए बोलना आसान है, लेकिन गंवार शब्द का मतलब क्या है कि अच्छा तुम गांव से बिलोंग करते हो, मतलब तुम जाहिल हो। ये सब जो जो कंसेप्शन जो बनाया गया ना, ये कॉलोनियल कंसेप्शन है कि अच्छा तुम गांव से बिलोंग करते हो, जाहिल हो। आज जो बीबी, अगर कोई 4 बीबी रखता है, अगर वो लॉ परमिट कर रहा है, मान लीजिए हम करें आज तो, हम लॉ परमिट कर रहा है तो चलो रखो, उससे कोई मतलब नहीं, तो लीगैलिटी को हटाते हैं अभी। अब ये मोरालिटी की बात करते हैं। मान लीजिए लॉ परमिट कर रहा है कि आप 10 बीबी रख सकते हैं, ठीक। लेकिन इस परमिशन के बाद भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बीबी रखेंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। समझ रहे हैं आप कहने? ऐसा नहीं कि अगर लॉ परमिट कर देगा 10 बीबी तो लोग 10 बीबी रखने लगेंगे। आज के मिडिवल टाइम में, एंशियंट टाइम में तो ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप एक ही शादी कीजिए। अरे आप, हम बता रहे हैं आपको कि आप अपने दादाजी के ही जनरेशन में आप चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं, दादाजी की जनरेशन में या उनसे एक जनरेशन ऊपर आप पता कीजिएगा, आपको बहुत ऐसा केस मिल जाएगा हमारे समाज में, जहां पे होता था कि 2-2 शादी लोग किए हैं। बहुत ऐसा केस होता था। लेकिन क्योंकि अब एक बनाया गया कि एक आदमी एक औरत के लिए एनफ है, एक औरत एक आदमी के लिए एनफ है, एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, हाउस होल्ड ऐसा होना चाहिए सोसाइटी। जैसे अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जो बचपना है, चाइल्डहुड। अब आज हम जानते हैं ना, बचपना, बच्चे हैं उनको अरे भाई चोट ना लगे, ये ना हो, इस एक चाइल्डहुड का कंसेप्ट है ना। लेकिन आज के आप 200 साल पहले चले जाइए, चाइल्डहुड का कंसेप्ट ही नहीं था 200-250 साल पहले। बच्चे को माना जाता था कि दे आर मिनिएचर एडल्ट्स, मिनिएचर फॉर्म के सारे, मतलब दे वर ट्रीटेड इन अ सिमिलर फैशन जैसे कि एडल्ट रहते हैं। 5-6 साल बाद वो वही कपड़ा पहनते थे, उसी बार में जाते थे, वही गेम खेलते थे। ऐसा नहीं कि उन्हें वॉयलेंस नहीं दिखाया जाएगा कि बच्चे हैं दिमाग पे असर पड़ेगा, कुछ नहीं। वो वॉयलेंस भी देखेंगे, वो फैक्ट्री में काम भी करेंगे, वो मिनिएचर एडल्ट है, वो धीरे धीरे बड़े बनेंगे। लेकिन आज तो कंसेप्शन चेंज हो गया है चाइल्डहुड का। आज हम हाँ, इस तरीके 30 से साल तक कहेंगे भी चाइल्ड है सर, अभी सब 30 साल तक भी चाइल्ड है बहुत लोग। तो 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 वही ना, तो ये चाइल्डहुड का कंसेप्ट आया नया, तो आज देखिए क्या है, हम अपने बच्चों को, नहीं भाई वॉयलेंस नहीं दिखाना है, ये बच्चों के लिए गलत चीज है। तो ये जो कंसेप्शन है, इसी तरीके से ना एक हम लोग धीरे धीरे जब हम लोग इवॉल्व हो रहे, तो हमें लगा कि नहीं ठीक है, एक शादी करके भी सिस्टम चल रहा है, सही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको देखिए लीगल तरीके से अगर लाया गया, अभी तो चल भी रहा है ना यूसीसीआर पे बात जो चल रही है कि भाई एक शादी, हर कोई भी रिलीजन का हो, एक ही शादी करे, ठीक है। मतलब अगर पार्लियामेंट चाह रहा है इसको करना तो करे, है ना। पार्लियामेंट अगर चाह रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर चाह रहा है कि एक लॉ पास करना, वो करे। लेकिन इसमें बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज भी इसको बैन कर दिए हैं। जैसे अब तलाक ही देखिए, ट्रिपल तलाक है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज इसको बैन कर दिए, हम ही लोग लेके ट्रिपल बैठे हुए तलाक थे। सर है भी कुरान में, तलाकी हसन और तलाकी अहसन है शायद, हाँ ट्रिपल तलाक हाँ, देखिए वहाँ ये तो इंस्टेंट। ये इंस्टेंट तलाक ये चालू ऐसे हुआ कि एक सांस में अगर बोल दिए, तो ये मजाक मजाक, मतलब बेसिकली बहुत शॉर्ट में आपको हम बताते हैं कि ये मजाक मजाक में हुआ। कि जैसे पहले तलाक बहुत ही ऐसे मान लिया, पहले बोल दिया तलाक, तो फिर तुमको टाइम दिया जाएगा सोचने का, समझने का, एक टाइम गैप होगा कि ताकि वापस फिर वापस आओगे, फिर समझा जाएगा। मतलब बहुत मुश्किल प्रोसेस था तलाक लेना।
ताकि लोग दोबारा सोच पाए उस डिसीजन को, उस जो तुम तलाक ले रहे हो। लेकिन जब एक फ्रस्ट्रेट होकर के, जब एक आदमी बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो फ्रस्ट्रेट होकर के बोले ठीक है तुमको तलाक चाहिए, लो तलाक, एक सांस में बोल दियो लो तलाक ले लो। इस टाइप से सिस्टम में चालू हुआ, जो एज अ मॉकरी, और मॉकरी धीरे धीरे बनते बनते वो रूल। ट्रिपल तलाक कुरान में नहीं है, फिर धीरे धीरे वो बोले ना आपको कि हदीस, फिक, कुरान, अलग अलग लॉ का जो है, जो शरिया, तो अलग अलग लॉ का ना सोर्स है यहाँ पे। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो सोर्स को सोचते हैं कि नहीं कुरान ही अल्टीमेट ट्रुथ है, तो वो सिस्टम चलता गया। तो मेरे ख्याल से सोसाइटी को ना धीरे धीरे इवॉल्व होना चाहिए। अगर हमारा लीगल सिस्टम ये कह रहा है कि देखिए अगर हम लोग 4 बीवी रखते हैं तो इसका बहुत प्रॉब्लम है लिटरली। जहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में इस तरीके की चीजें रहेंगी तो वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत रिसोर्स रिच हम लोग हैं नहीं। एक आदमी नहीं संभाल पा रहा है एक बीवी को, जो जिस हिसाब से इनकम डिक्लाइन हो रहा है, आप देखेंगे कि बहुत बुरी स्थिति, इकोनॉमिकली तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है। लोगों को फील नहीं हो रहा वो चीज, लेकिन है स्थिति बुरी। तो उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए कि 4-4 5-5 बीवी तो कहाँ से संभाल पाएगा आदमी। तो इस पूरा इकोनॉमिक और सोशल कंसेप्ट उसके हिसाब से देखिए तो मेरे हिसाब से तो 1 पर्सन 1 वुमेन सही है, ये होना चाहिए ऐसे। अनलेस एंड अनटिल आप इतना पैसा आपके पास है कि आप 100 लोग को रख करके खिला रहे हैं पिला रहे हैं, भाई बढ़िया बात है, क्या क्या दिक्कत है, खिलाओ पिलाओ यार। ऐसे भी कम्युनिज्म शायद लाया जा सकता है सर। सर हाँ आखिर में सर एक सवाल करूंगा कि हाँ सब हो गया, हाँ लेकिन जैसे कि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, हाँ हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल होता है पता नहीं, लेकिन मैं उस वर्ग से हूँ जिनके पूर्वज बांग्लादेश से मुसलमानों से लात खा के यहाँ पे आए हैं। तो अब वो मुसलमान है या नहीं, मतलब कुरान के हिसाब से ये क्या सही किया हाँ उन्होंने? दुनिया के सारे मुसलमान इनको कैसी नजर से देखते हैं, ये बंगाल के मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमान? क्योंकि हम कभी इंडोनेशिया अगर गए जाए भी तो वहां पे कोई हाँ, दिक्कत होगी मुझे तो नहीं लगता है। अगर मैं कहूँ भी मैं हिंदू हूँ, जैसे एक मुसलमान को ट्रीट करते हैं शायद वैसे, क्योंकि मैंने एक व्लॉग देखा था, वो भाई बोले थे कि मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन उनको घर बुला के खिलाया पिलाया, पैसे भी नहीं ले रहे कोई, ठीक है ठीक। और क्या क्या कहते हैं वो, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वो जो इलाका है वहां पर भी एक भाई गए थे, बहुत अच्छा उनके साथ रिश्ता हुआ है उनके वहां के मुसलमानों से। वो हिंदू है फिर भी। अफगानिस्तान में तो अगर कहेंगे आप भारत यहाँ नो पाकिस्तान इंडियन, गले लगा लेंगे भाई भाई, अफगान भारत के भाई भाई। हमें भी लगता है भाई भाई है, लेकिन इनके साथ ये क्या प्रॉब्लम है सर? अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बताएं, क्योंकि जानना चाहते हैं अब बहुत लोग। देखिए इसमें एक क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जो है बैटमैन वाली, तो जैसे होता क्या है ना कि जो इविल होता है या गुडनेस होता है, तो वो जैसे फ्रेडरिक नीची की फिलॉसफी से बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिस्टोफर नोलन। तो जो गुडनेस या बैडनेस है ना वो वैक्यूम में नहीं इमर्ज होता है। जैसे बैटमैन जो है ना जोकर को कभी नहीं मारेगा, और जोकर कभी बैटमैन को मारेगा नहीं, परेशान बहुत कर देगा, मारेगा नहीं कभी। क्यों? क्यों? क्योंकि बैटमैन का एग्जिस्टेंस ही है क्योंकि जोकर है। जोकर अगर नहीं हो, वो बैड अगर नहीं होगा तो फिर गुडनेस का वो उसका रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा। और जोकर का एग्जिस्टेंस तभी है क्योंकि बैटमैन है चैलेंज करने के लिए। तो इसीलिए आप देखिए जो पाकिस्तान का इमरजेंस हुआ था ना, जो पार्टीशन जो मांग रहे थे, तो पार्टीशन का कंटेक्स्ट यही था कि इंडिया के अपोजिशन में जाना है, हमको दूर जाना है। मतलब आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान का रेलेवेंस ही है कि इंडिया है तब तक ही पाकिस्तान का रेलेवेंस है। उनके यार्डस्टिक हम हैं, उनके स्केल हम हैं। हम बेवकूफ होते हैं कि हम पाकिस्तान को बनाने लगे थे बीच में कभी भी लोग बोलते हैं कि देखो, लेकिन उनके तो स्केल हम है कि भाई देखो भारत में ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। तो और वैसे बांग्लादेश भी उसी उसी पीड़ा से गुजरा है। और जो पाकिस्तान, सोचिए आप, एक लीडर डिसाइड कर रहा है जो कि सबसे ज्यादा अन इस्लामिक लीडर होगा, मोहम्मद अली नास्तिक जिन्ना। थे ना वो, नास्तिक थे ना वो, हाँ, कुरान मोहम्मद पे अली नहीं पढ़ी जिन्ना थी। कुरान। एक एनेक्डोटल बात है, आपको शायद पता नहीं, जैसे इसने हिस्टोरिकली ऐसे हम सर्च किए, बहुत ज्यादा वेरीफाइबल नहीं है लेकिन है ये चीजें, कुछ तो सच्चाई है इसमें। बहुत सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना केम फ्रॉम द फैमिली ऑफ हिंदू। कि वो लोग कुछ कहानी ऐसे है कि वो लोग महाराष्ट्र रीजन में रहते थे, फिर धीरे धीरे माइग्रेट करके वो लोग गुजरात गए, एंड दे वर फ्रॉम सम वैष्णव ट्रेडिशन, एंड देन दे स्टार्टेड फिश ट्रेड, मछली का व्यापार करने लगे। सिंस इन वैष्णविज्म वेजिटेरियन बहुत स्ट्रिक्ट था गुजरात रीजन में, क्योंकि जैन वगैरह था वहाँ।
तो उनके कम्युनिटी को बाहर कर दिया गया, मतलब कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया, तो उनके दादाजी को, जिन्ना के दादाजी को। और तब जिन्ना जो है वो ही चेंज एंटायरली हिज रिलीजन, और इनके जो दादाजी थे ही वाज हिंदू एंड जिन्ना बिकेम मुस्लिम। दिस द स्टोरी गोज लाइक दिस। और जिन्ना आप बता रहे हैं कि जिन्ना जैसे इस्लाम में अल्कोहल पे बैन है, अल्कोहल पीते थे, सिगरेट पीते थे, जो जितनी चीजें हैं वो सब करते थे। सोचिए आयरनी, वो इंसान, सॉर्ट ऑफ एथीस्ट इंसान, एक रिलीजन के नाम पे एक पूरा कंट्री बना दिया रिलीजन के नाम पे। तो आप सोचिए कि इमोशंस क्या थे पार्टीशन में, इमोशंस क्या थे कि दे आर गोइंग टू, वो लोग एक फेरी लैंड में जा रहे हैं जहां पे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एवरीथिंग वाज मेड कंटिंजेंट अपॉन पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। कोई बात नहीं, औरतें अगर मर रही हैं अभी मरने दो, पार्टीशन के बाद सब सही हो जाएगा या इंडिपेंडेंस के बाद सब सही हो जाएगा। होता नहीं है कि अरे बेटा परेशान मत हो, क्लास 10th पास कर लोगे तो फ्री हो जाओगे, 12th पास कर लोगे तो फ्री हो जाओगे, ग्रेजुएशन पास कर लोगे तो फ्री हो। और रियलिटी पता लगी ना, कुछ नहीं होता, कोई फ्री नहीं होता और पछते जाते हैं। तो यही चीज था। तो यहाँ का जो यहाँ के मुसलमान है उनकी आइडेंटिटी वही है। उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि वो एक हिसाब से समझ लीजिए डुअलिटी में रहते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तान के अगेंस्ट होके आए हैं यहाँ पे। अभी वो गुस्सा है, अभी वो पीड़ा तो है ना, समझ रहे हैं आप। और अभी भी, और वही बांग्लादेश की भी बात वही है। तो ये चीज इसलिए यहाँ पे ना इंडियंस को लेकर के, तो नेबर है, और इंडियंस को लेकर के यहाँ खासकर जो एक माहौल बनाया जाता है, बना सकते हैं हम लोग। लेकिन आप इंडोनेशिया में देखेंगे नहीं बन सकता ना, क्योंकि इंडोनेशिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत क्लोज, हिस्ट्री पॉलिटिकली बहुत क्लोज नहीं रहे हम लोग के। हाँ मिडिवल टाइम में थोड़े बहुत हम लोग एक्सचेंज किए हैं चीजों को लेकर के, लेकिन रिसेंट कोई ऐसा क्लोजेस नहीं रहा है। इसलिए पार्टीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए इस्लाम रिलीजन, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस्लाम रिलीजन पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। पॉलिटिक्स और रिलीजन यहाँ पे, सोशल पॉलिटिक्स रिलीजन इकोनॉमिक्स सब मिक्स है इसमें। तो इसलिए ना बहुत आप खींच नहीं सकते। यहाँ पे जो इस्लाम जो फॉलो करता है वो पॉलिटिकली भी उस तरीके से उसको अलाइन होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी अलाइन होना पड़ेगा। जैसे सूद पे पैसा देना यहाँ पे बैन है इस्लाम में, है ना। तो ये सब चीजें थी इसमें। इसलिए यहाँ एक वे ऑफ लाइफ है प्रॉपर, पूरा एक, तभी कहते हैं ना दीन है, दीन जो बोलते हैं ना, दीन, ये दीन धर्म जो बोलते हैं, दीन मतलब होता है पूरा वे ऑफ लाइफ आपका, कैसे आप सुबह शाम जिएंगे खाएंगे। तो इसलिए इस्लाम को दीन कहा जाता है कि ये दीन है, पूरा आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डिसाइड करेगा। बाकी आप रिलीजन में देखेंगे, जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म में बहुत रिलैक्स है कि आपको, कि हर एक मूवमेंट को नहीं, आप सोशली इकोनॉमिकली क्या है, या आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पॉलिटिकली कैसे है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए यहाँ दिक्कत होती है कि ये लोग हमेशा एक पॉलिटिकल हिस्ट्री साथ लेके चलते हैं। ओके सर, बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड करके भी आपके साथ, और देर होगी लेकिन आपके साथ बहुत से एपिसोड करेंगे। आप बिजी हैं लेकिन इधर थोड़ा इधर थोड़ा ना बिजी बहुत हो गए थे, तो खुद अपने हम चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे इधर थोड़ा टाइम मिला है, अब थोड़ा सा वापस अब जो है करना है। बहुत से विषयों पे आलोचना करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, अपने समय दिया। चलिए धन्यवाद आपका, आपसे बात करके अच्छा लगता है। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते ही ऐसे किसी एपिसोड पे। ओके, धन्यवाद।